हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड चिकन स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग यूपी आर्मिनल जेई का 14 मई 2022 को जो पेपर हुआ था 9 AM के शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम लोग कंप्लीटली एनालाइज करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग मेनली गाइस 150 क्वेश्चंस को एक सिंगल सेशन के अंदर एनालाइज करने वाले हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं विद यूजफुल टेबल्स एंड चार्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। इस पेपर में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ गाइस। एक अगर स्टूडेंट हमारे सेशंस को रेगुलरली फॉलो करते तो इस सेशन में, इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑलमोस्ट 60% प्लस हमारे जो सेशन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते वो एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आज के सेशन में हम लोग 150 क्वेश्चंस को तो सिंगल सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ आपको बताने वाले हैं कि इस ये जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कहाँ से पूछे गए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सेशन को आपको एंड तक देखना। हमारा जो टारगेट है 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। मैं आपको ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको कवर अप करा दूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दैट मीन जो हम लोग टेबल्स और चार्ट जो आपको प्रोवाइड कराते हैं उसी के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने 21 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था गाइस, उसको आपको अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमने एक सिंगल सेशन के अंदर 150 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लेके जाके चेकआउट कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको हिंदी को प्रिपेयर करना होगा, चाहे आप यूपीपीसीएल जेईई के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर DSSB के एग्जामिनेशन के लिए या फिर यूपी आर्मिनल के एग्जामिनेशन के लिए या फिर अदर कोई एग्जामिनेशन में, तो सिंगल हिंदी मैराथन का सेशन हमारे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। कोचिफाई चैनल के ऊपर हमने इसको अपलोड करके रखा है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक 3 आवर्स प्लस का सेशन है। ठीक है, इसको आप जाके वॉच करते हो तो काफ़ी आपका जो हिंदी का मैराथन है, हिंदी का जो ग्रामर है, आपका कंप्लीटली एक ही सेशन के अंदर कवर अप हो जाता है। ठीक है, साथ साथ आपको पता ही हमारे जनरल अवेयरनेस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, ठीक है, ई बुक्स है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। एक वन शॉट जनरल अवेयरनेस का ई बुक है, आपको हर एक एग्जामिनेशन में अभी तक काम में आ रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको रिव्यू भी किया है। ठीक है, तो ये दोनों भी सेशंस दैट मीन्स ये दोनों भी ई बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ये मेन कोर ई बुक है और इसका एक जो एडवांस वर्जन है, ये दोनों भी अवेलेबल है। हालांकि इसका आपका सेशन भी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, कोचिफाई के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, बट ये ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमारे दोनों भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को टेक्निकल के लिए और हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई का। ठीक है, सो दैट आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल के सारे सेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पीएलसी के, हमने सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं हमारे 4-in-1 स्पेशल कोर्स। ठीक है, यूपीपीसीएल जेईई के लिए हमने स्पेसिफिकली लॉन्च किया था। जिन स्टूडेंट ने इसको परचेज करके अच्छी तरीके से ज्वाइन किया होगा और वॉच किया होगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूपी आर्मिनल के सेशन को देख रहे होंगे हमारे सेशन को, तो इस पीएलसी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरम, एसी फंडामेंटल सर्किट्स का हमने 4-in-1 स्पेशल कोर्स अपलोड किया था। इसको फ्लैट 40 कूपन कोड लगा के 60 रुपीज़ में आप 1 साल तक ले सकते हो गाइस। आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और एक 100 रुपीज़ में आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, J50 का कूपन कोड लगा के एक हमारा मैराथन है। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग कह सकते हैं एक सिंगल वन शॉट क्रैश कोर्स है ई बुक के साथ में, जो आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। ये भी आप जाके चेकआउट कीजिएगा। इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आज के सेशन में पूछे गए। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। In a electrical load estimation, which of the following load is assumed to have a rating of 60 वाट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड एस्टिमेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड लोड है 60 वाट का, हम लोग किसको अज्यूम करते हैं। देखिए, पावर सॉकेट आउटलेट का तो नहीं हो सकता, क्योंकि पावर सॉकेट आउटलेट का हमारा जो था स्टैंडर्ड रेटिंग रहता है वो रहता है हमारा 1000 वाट। करेक्ट। एयर कंडीशनर का कितना रहता है, अराउंड 2000 वाट से लेके 3000 वाट तक रहता है। करेक्ट। फ्लोरोसेंट लैम्प का कितना रहता है, ठीक है, 40 to 50 वाट रहता है, बट हम लोग जनरली 50 वाट कंसिडर करते हैं। बट सीलिंग फैंस का जो रहता है स्टैंडर्ड रेटिंग वो रहता है 60 वाट। ठीक है, आंसर की में इसका 60 वाट का जो है फ्लोरोसेंट लैम्प सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान में रखना होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाउट इज एक्चुअली PNPN डिवाइस। ये हमने उसी दिन डिस्कस किया था। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के कुछ ही दिनों पहले। तो हमारा शॉकले डायोड है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, शॉकले डायोड जो है वो हमारा एक PNPN डिवाइस, ठीक है, डायोड है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। इसके आप देख सकते हो PNPN जंक्शन से यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मैटलैब द डैश कमांड इज यूज टू ऐड टेक्स्ट लेबल टू वाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में टेक्स्ट लेबल ऐड करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, एक्स लेबल। ठीक है, एक्स लेबल TXT ऐसा रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है मैटलैब से जुड़े। हमने एक 15+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन भी हमने अपलोड करके रखा था, उसको भी आप जाके चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया बायोमास मेनली वुड एंड डंग अकाउंट्स फॉर द ऑलमोस्ट %% ऑफ अ प्राइमरी एनर्जी सप्लाई। ठीक है, इंडिया के अंदर जो बायोमास रहता है हमारा, ठीक है, जो मेनली वुड और काउडंग से बना रहता है, ठीक है, वो कितना अकाउंट करता है, कितना परसेंटेज है, वो है अराउंड 30 to 40%। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज पर्सन फ्रॉम क्लाइंबिंग ऑन द पोल्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। आपने इस तरीके से पोल देखे होंगे, ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेटालिक वायर गुना हो रहा था। ठीक है, वो कौन सा वायर रहता है, ठीक है, वो वायर रहता है हमारा
बार्ब्ड वायर, ठीक है, बार्ब्ड वायर हम लोग उसको कहते हैं। इस तरीके से आपने वायर देखा होगा, आपकी इमेज देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से वायर की डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कौन से वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम हाइट उसका कितना रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दैट मीन्स फ्रॉम, इससे क्या होता है कि अनऑथराइज पर्सन इसके ऊपर क्लाइम नहीं कर सकता है इस वायर्स के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से फेंसिंग किया रहता है ऊपर, ओके। तो यहाँ पे उसका हाइट कितना रहना चाहिए, 2.5 मीटर से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। दैट मीन्स फ्रॉम द ग्राउंड फॉर एटलीस्ट 1 मीटर। यहाँ पे क्या बोला है, अ बार्ब्ड वायर इज वार्प्ड अराउंड द पोल्स एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर एटलीस्ट 1 मीटर। 1 मीटर तक ये वाउंड क्या मतलब ये इस तरीके से बुना हुआ रहते हैं सारे इसके आजू बाजू, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। काफी सिंपल सा है, ठीक है। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए जो मैट लैब, इसका फुल फॉर्म कहते हैं मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, ये हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मैट लैब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सिबलिंग भी पार्ट है हमारा मैट लैब का, लैब व्यू नहीं, पीस वाइज भी नहीं है इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंक्रोनस मशीन द सब ट्रांजिएंट पीरियड लास्ट ओनली अबाउट डैश साइकिल्स आफ्टर द सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सिंक्रोनस मशीन के अंदर सब ट्रांजिएंट पीरियड जो रहता है, ये हो गया हमारा सब ट्रांजिएंट पीरियड, वो कितने साइकिल तक लास्ट करता है, ठीक है। ध्यान रख सकते हैं, इसका काफ़ी कम साइकिल के लिए लास्ट करता है, तो ये इट लास्ट फॉर अबाउट ओनली 2 साइकिल्स आफ्टर द सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर। सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर होने के बाद जो हमारा सब ट्रांजिएंट पीरियड सबसे पहला ही हमारा सब ट्रांजिएंट पीरियड रहता है, ठीक है, वो ओनली 2 साइकिल्स के लिए लास्ट करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से ये जो यहाँ पर बोला गया है इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो है हमारा सोलर, ठीक है, और हमारा विंड, ठीक है, क्योंकि ऑयल, गैस, नेचुरल गैस एंड कोल आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is a 1000 kVA transformer with a 5% reactance will have a reactance of dash at 2500 kVA base. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक 1000 kVA ट्रांसफार्मर का जिसका 5% रिएक्टेंस है उसका कितना रिएक्टेंस रहेगा 2500 kVA बेस के ऊपर। काफ़ी सिंपल है, परसेंटेज रिएक्टेंस अगर हम लोग बेस केवीए पे निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू बेस केवीए डिवाइडेड बाय हमारा क्या रेटेड केवीए हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, कितना हो जाएगा, बेस केवीए कितना है हमारे पास में 2500 kVA डिवाइड बाय रेटेड कितना है हमारे पास में, ठीक है, 1000 kVA, 1000 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, 5% रिएक्टेंस है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5% आएगा, ठीक है। इसको हम लोग 5% से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12.5% इसका करेक्ट आंसर आता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए विल बी इक्वल्स टू बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए, ओके। सो बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉस्टलीस्ट। इन चारों मटेरियल में से सबसे कॉस्टलीस्ट मटेरियल कौन सा, सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको गोल्ड मार्क करके आएंगे, लेकिन प्लैटिनम जो है काफ़ी कॉस्टलीस्ट और रेयरेस्ट मेटल है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉपर और सिल्वर तो हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज सुटेबल फॉर हाईवे लाइटिंग। आपने देखोगे इस तरीके से हाईवे में हम लोग जो लाइट्स देखते हैं तो वो कौन से लाइट्स रहते हैं, ठीक है, वो नियॉन लैम्प रहते हैं क्या, नियॉन नहीं रहते। नियॉन लैम्प हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है, ग्लो करते हैं वो, ठीक है, काफ़ी कम पावर का रिक्वायरमेंट रहता है उसका, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैम्प मतलब ये नॉर्मल हमारे लैम्प्स हो गए, ठीक है, और फ्लोरोसेंट लैम्प मतलब हमारे ट्यूबलाइट्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें CFLs वगैरह CFL बल्ब जाते हैं, तो उसमें हम जो यूज़ करते हैं हाईवे लाइटिंग के लिए वो हम लोग सोडियम वेपर लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही दिनों पहले जो हमने एलिमिनेशन का सेशन लिया था उसमें मैंने सारी चीज़ें टेबल के माध्यम से बता दी थी, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन ऑटो ट्रांसफार्मर व्हेन कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखिए, जब भी हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं और अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ में, ठीक है, तो इसमें से कौन सा फीचर जो बताया गया चारों में से वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका करेक्ट मैं आपको बाकी का ऑप्शन बता देता हूँ। सुपीरियर वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए जब हम लोग कंपेयर करते तो वोल्टेज रेगुलेशन काफ़ी अच्छा है उसका। चीपर इन कॉस्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्मॉलर इन साइज भी, क्योंकि एक ही वाइंडिंग यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होती है वो बहुत कंडक्टिवली एज वेल एज इंडक्टिवली होते हैं, ठीक है, दोनों भी तरीके से, ओके। तो उसमें जो आपको उसमें जो ध्यान में रखना होगा करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्मॉलर शॉर्ट सर्किट करंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि उसका एक जो एडवांटेज है कि इसमें सिंगल वाइंडिंग रहती है और इसमें से एक ही वाइंडिंग के द्वारा हमारा कंडक्टिवली और बहुत इंडक्टिवली जो हमारा पावर ट्रांसमिट होता है, उसी के कारण जो स्मॉलर शॉर्ट सर्किट करंट नहीं रहता है उसमें शॉर्ट सर्किट करंट भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो फीचर इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कंज्यूमर हैज अ इफेक्टिव 5
100 watt lamps and a power point of 500 watt, then connected load of a consumer will be equals to what? उसके पास 500 watt के लैम्प्स है और एक पावर पॉइंट है 5 वाट का, ठीक है, 500 वाट का, ओके, 500 वाट प्लस 100 इंटू हम लोग 5 करेंगे तो इसका जो टोटल एडिशन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 500 का प्लस हमारा ये 500, ठीक है, 1000 वाट इसका टोटल कनेक्टेड लोड है। कितने कनेक्टेड लोड है दैट मीन्स हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, लेकिन टोटल कनेक्टेड लोड कितने, हमारे पास में 500 वाट के बल्ब है, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा 5 हमारे पास में 100 वाट के लैम्प्स है और एक पावर पॉइंट है 500 वाट का, तो टोटल कनेक्टेड लोड हो जाएगा हमारा 1000 वाट का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द हाईएस्ट स्पीड एट विच 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर कैन बी ऑपरेटेड। देखिए एक 60 हर्ट्ज का अल्टरनेटर है, कितने हाईएस्ट स्पीड पे हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक फॉर्मूला पता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, हम लोग काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं, NS इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पाई। अब ये क्या होता है, हमारे NS क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स फंडामेंटल से प्रिपेयर करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक रिपीटेटिव लग रहा होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स जो अभी इनिशियली जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिनको फंडामेंटल नहीं पता, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को स्किप भी कर सकते हैं, नो इश्यूज, ओके। देखिए जो NS रहता है वो रहता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, उस स्पीड पे हमारे पास सिंक्रोनस मोटर रन होती है। अब उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 120 इंटू एफ बाई पी। अब यहाँ पे जो पी रहता है ये रहता है हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स, करेक्ट, और जो एफ रहता है ये रहता है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास मिनिमम कितने रह सकते हैं, 2। दैट मीन्स अगर हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं 120 इंटू एफ कितना हमारे पास में गिवन है 60, ठीक है, डिवाइडेड पोल्स विल बी इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 120 इंटू 3 विल बी 3600 RPM। तो हमारा जो मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं स्पीड, हाईएस्ट स्पीड जिसमें हमारा 60 हर्ट्ज का अल्टरनेटर रन हो सकता है वो है हमारा 3600 RPM के। अगर यहाँ पे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 50 हो जाती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा मैक्सिमम RPM जो है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 इंटू 50 विल बी 3000 RPM, ठीक है। दैट मीन्स हमारा 50 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में हम लोग 3000 RPM हम लोग अचीव कर पाएंगे, और 60 हर्ट्ज से हम लोग 3600 RPM अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ AC सिग्नल सोर्स। काफी सिंपल है गाइस, AC सिग्नल सोर्स इनमें से कौन सा नहीं, पल्स जनरेटर भी है, ऑसिलेटर भी है और स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर। लेकिन बैटरी क्या कौन सा सिग्नल प्रोवाइड कराता है, प्लस माइनस, दैट मीन्स वो हमारा DC सोर्स का एक सोर्स है, ठीक है, AC सिग्नल सोर्स नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन अभी उसी दिन मैंने आपको पढ़ाया था रिसेंटली, ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन में एज इट इज पूछा गया। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको बनते हैं करके, ओके। जब भी हमारा टैरिफ जो रहता है कंज्यूमर का, वो चार्ज किया जाता है एट अ डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट के, ठीक है, डिफरेंट पर यूनिफॉर्म रेट के ऊपर वो चार्ज किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट रेट टैरिफ। सिंपल है गाइस, ध्यान में रखना होगा। इससे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट क्लासेस जो है, ठीक है, उसको हम लोग कंज्यूमर के जो डिफरेंट क्लासेस है उसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं, ग्रुप करते हैं, और हर एक जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसको अलग रेट से चार्ज किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लैट रेट टैरिफ। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच एटम हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन से एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हो कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन तो इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिलिकॉन भी नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन भी नहीं होगा और कॉपर भी होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो हमारा गुड कंडक्टर बनाते हैं हमारे कॉपर को, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचेस हैज ओनली 2 टर्मिनल्स। इनमें से कौन से टर्मिनल, इनमें से कौन से जो पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस है उसमें सिर्फ 2 टर्मिनल रहते हैं, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डायक, ठीक है। सिंपल है, डायक और ट्राइक में क्या डिफरेंस रहता है, अगर हमने यहाँ पे गेट लगा दिया तो वो बन जाता है हमारा ट्राइक, ठीक है। GTO SCR में 3 टर्मिनल रहते हैं, और ट्राइक में भी 3 टर्मिनल रहते हैं, लेकिन डायक में सिर्फ 2 टर्मिनल रहते हैं, MT1 और MT2। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि मैंने उसी दिन आपको बताया था कि अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो गाइस, ठीक है, तो आपको जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके टर्मिनल, उसमें क्या क्या लेयर्स रहते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। और सेम आपको यहाँ पे डायक और ट्राइक में पूछा गया था, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी बार इस तरीके से जो सिंबल भी है, ठीक है, वो भी ड्रॉ करके बताया था। आई होप यू कैन रिकॉल दिस, ठीक है। ये होता है हमारा डायक, और अगर हमने यहाँ पे गेट लगाते तो वो हो जाता है हमारा ट्राइक, ठीक है। तो सिर्फ डायक में हमारे पास सिर्फ 2 टर्मिनल्स रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स मैक्सिमम ल्यूमिनस एफिशिएंसी। इनमें से मैक्सिमम ल्यूमिनस एफिशिएंसी कौन से लैंप की है, ठीक है। कार्बन फिलामेंट लैंप बताया गया, गैस डिस्चार्ज, आर्क लैंप और टंगस्टन लैंप, ठीक है। देखिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप, इसका आंसर गलत नहीं होगा। देखिए जनरली ल्यूमिनस एफिशिएंसी का हम लोग किस में यूज करते हैं, ल्यूमेन पर वैट में, ठीक, ल्यूमेन पर वैट में हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा गैस डिस्चार्ज लैम्प का काफ़ी ल्यूमिनस एफिशिएंसी अच्छा रहता है, मैक्सिमम रहता है, का इंपॉर्टेंट है। तो जो मर्क्यूरी आयोडाइड जो लैम्प्स है, जैसे नियॉन लैम्प हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी आयोडाइड लैम्प है, नियॉन लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है, ये है
हमारे डिस्चार्ज लैम्प के टाइप्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। और उसमें जो हमारा गैस डिस्चार्ज लैम्प आता है उसका मैक्सिमम ल्यूमिनस एफिशिएंसी रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, हर बात के लिए आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पावर प्लांट द सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड। उसी दिन मैंने क्वेश्चन कवर कराया था गाइस, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक फॉर्मूला पता है तो आप इसको जल्दी विद इन अ फ्रैक्शन आप इसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन पेपर। वैसे बता देता हूँ, एक हमारे पास पावर प्लांट है जिसमें सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड जो है डिफरेंट डिफरेंट लोड की वो 1,35,000 किलोवाट है, ठीक है। और ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर जो है बताया गया 1.35। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी फैक्टर का जो रेशियो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है। तो हमें क्या पूछा गया, मैक्सिमम डिमांड कैसा रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे पता कर पाएंगे, अगर आपको डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता है वो कितना होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड हमें पता करना है तो हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर को उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड पता करना है तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना है 1,35,000 डिवाइड बाय हम लोग मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारे पास, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है 1.35, ठीक है। 1,35,000 को अगर हम लोग 1.35 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास में जो आंसर बचता है वो बचता है 10 मेगावाट। अब जो 10 मेगावाट है ये है हमारे पास में मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर सिस्टम। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला था गाइज, और हमने उसी दिन एक सेशन दिया था। अगर आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के क्वेश्चन हम लोग कहते हैं इसको, तो अगर आपको दिक्कत जा रही होंगी तो आप इस सेशन को जाकर रिकमेंड देख सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था। देखिए इस वीडियो से हर 2 से 3 प्रश्न हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तभी हो गया, मैं आपको आने वाले इसमें दो और क्वेश्चन इस तरीके से बताऊंगा कि इस सेशन से आपको एज रिच पूछे गए, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी कबार डिस्कस कर चुके। Which of the following parameter will be a very high in the common base configuration of a bipolar junction transistor, ठीक है। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, कौन सा पैरामीटर जो रहेगा काफ़ी हाई रहेगा कॉमन बेस पैरामीटर में। आपको 3 पैरामीटर 3 कॉन्फ़िगरेशन बताए थे मैंने, कॉमन बेस हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया और कॉमन इमीटर। कॉमन बेस में बेस कॉमन रहता है, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर कॉमन रहता है और कॉमन इमीटर में इमीटर कॉमन रहता है। ये तीनों भी कॉन्फ़िगरेशन के जो इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था जो कॉमन इमीटर का जो है, ठीक है, ये हमारा जो इनपुट और आउटपुट में हमारे पास में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है, ठीक है। तो जो इस तरीके से नहीं रहता है, बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम दिस 0 सेल्फ, ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वेरी हाई क्या रहता है, वो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस रहता है। इस टेबल को आप एक बार ध्यान में रख लोगे, काफ़ी बार आपको एग्जामिनेशन में काम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो काफ़ी हाई रहता है हमारा, वेरी हाई, अबाउट इन द रेंज ऑफ 450 किलो ओम्स, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से इनपुट रेजिस्टेंस फॉर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन इमीटर के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। और मेजर चीज़ जो होती है कॉमन इमीटर की, हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, इसका जो फेज शिफ्ट रहता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वो हमारा 180 डिग्री का रहता है। ये सिर्फ कॉमन इमीटर के कॉन्फ़िगरेशन में रहती है, कॉमन बेस में नहीं रहता और कॉमन कलेक्टर भी नहीं रहता है, ठीक है। 0 और फिर 360 डिग्री, वन एंड द सेम थिंग, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कॉमन कलेक्टर जो है कॉन्फ़िगरेशन हमारे इंपेडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में काफ़ी कवर बन जाता है, जे लेवल के एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली, तो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो कंट्रोलर 8051 हैज़ अ डैश टाइमर्स। काफ़ी सिंपल है गाइस, 2 टाइमर्स रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 को। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। 8051 हैज़ अ 2 टाइमर विच टाइमर 0 एंड टाइमर 1, और दोनों भी 16 बिट के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज अ डिजायरेबल इन अ आइडियल रेफ्रिजरेंट, ठीक है। आइडियल रेफ्रिजरेंट ये मैकेनिकल हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का आता है पर्टिकुलरली। अभी आप बोलोगे कि ये सर ये मैकेनिकल का पोर्शन है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल में क्यों पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि यूपीआरएनएल जेईई का एग्जामिनेशन हम लोग डिप्लोमा बेसिस का जो एग्जामिनेशन रहता है, ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड अगर आप सिलेबस देखते हो कोई भी डिप्लोमा लेवल, दैट मीन्स डिप्लोमा का, ठीक है, तो उसमें हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग रहता ही रहता है, ठीक है। उसमें जो हमारा पास 3 साइकिल्स रहते हैं जनरली, ठीक है, VCR साइकिल हो गया, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन हो गया, ठीक है, VAR हो गया, ठीक है, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन जिसमें हम लोग अमोनिया यूज़ करते हैं, ठीक है। और थर्ड साइकिल जो रहती है हमारी एयर रेफ्रिजरेशन, और एयर रेफ्रिजरेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल जो रहती है, ठीक है, उसमें जनरली जो 4 तरीके के जो हमारे पास में साइकिल्स रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आपको आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में काम आएगा। उसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें टर्म्स रहती है, ठीक है। तो VCR में जो हमारे पास आपका घर के अंदर का जो रेफ्रिजरेटर रहता है, ठीक है, ओके, एक चीज़ आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। उसी दिन में मैंने आपको बताया था ये जो रेफ्रिजरेंट आपका ख़राब रहता है, इसमें मेजर चीज़ क्या रहते हैं, सबसे ज़्यादा, हालांकि पूरा खाली खोखा रहता है, ठीक है, ये पूरा एक थर्मोकोल का बना रहता है अल्टीमेटली। इसके अंदर आपकी जो कॉस्टिंग लगी रहती है वो रहती है हमारे पास कॉम्प्रेसर की,
ठीक है। कंप्रेसर की सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग लग रही थी। आपने देखा होगा कि अगर आप इसको रीसेल करते हो तो काफ़ी कम कॉस्ट में जाता है अगर ख़राब रेफ्रिजरेटर बेचते हो तो। इसमें मेजर क्या रहता है, हमारा कंप्रेसर रहता है, और वो क्या कंप्रेस करता है, वो कंप्रेस करता है हमारे रेफ्रिजरेंट को, ठीक है। हमारे टेक्नीशियंस का हम लोग लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि अगर हमारा फ्रिज खराब हो जाता है, अगर वो कूलिंग देना बंद कर दे तो हम लोग उसको कहते हैं कि इसके अंदर की गैस चेंज करनी है। लेकिन ऐसा वो गैस चेंज नहीं करते हम लोग जनरली रेफ्रिजरेंट चेंज करते हैं। उसका टेक्निकल नाम है रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट ही हम लोग कंप्रेस करते हैं, ठीक है, उसको सर्कुलेट करते हैं, उसमें कंडेंसेशन होता है, उसके कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो उसी के कारण हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी गाइस, ठीक है, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, तो जो कूलिंग होती है, ठीक है, तो हम लोग रेफ्रिजरेशन के अंदर, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग कूलिंग स्प्रेड नहीं करते, हम लोग कूलिंग थ्रो नहीं करते उसके अंदर, ठीक है। जनरली क्या होता है, इसमें से हीट जो है वो निकाल दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता दो कि अगर यहाँ पे हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, हमने सेट करके रखा इसका, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये क्या करता है रेफ्रिजरेटर, इसकी जो हीट है उसके अंदर कूलिंग ऐड नहीं करता। ये बात ध्यान में रखना कि ये इट एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट, ठीक है, जो भी आपका रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट रहता है, ठीक है, ऊपर का फ्रीजर और हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है, तो उसके अंदर की हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जाम्पल्स भी रहते हैं। R134A करके हमारे काफ़ी कॉमन हमारा एक एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी रिसेंटली के एग्जामिनेशन में बना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि जो प्रॉपर्टीज रहती है डिजायरेबल आइडियल रेफ्रिजरेंट की, वो कौन सी नहीं है। सिंपल है गाइस, लो विस्कोसिटी इसका एक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिजायरेबल बोला है, ठीक है, जो लो विस्कोसिटी है हमारी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट नहीं है डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, वो हमारी लो विस्कोसिटी है। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो आपको बताना होनी चाहिए। थर्मोडाइनिक प्रॉपर्टीज, केमिकल, अदर प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो उसकी जो लो विस्कोसिटी एक आइडियल हमें मानी जाती है, ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लो बॉइलिंग पॉइंट और लो फ्रीजिंग पॉइंट ये हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है, इसलिए मैं आपको एक चार्ट आपको प्रोवाइड करा दूँ, यहाँ पे इसको कंपेरिजन के फॉर्म में आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पॉज करके, काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने उसी दिन क्वेश्चन कवर किया था, आइडेंटिफाई द ब्रिज सर्किट शोन इन द डायग्राम, ठीक है। इस ब्रिज को आप देखिए, कौन सा ब्रिज को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हो गया डी शॉर्टिस ब्रिज। और आपको पता होना चाहिए डी शॉर्टिस ब्रिज जो है एक हमारा सिंपलेस्ट एसी ब्रिज है, ठीक है, एक सिंपलेस्ट एसी ब्रिज है। और किसके मेजरमेंट के लिए आता है, अननोन कैपेसिटेंस के लिए। ध्यान में रखना होगा, इस अननोन कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग डी शॉर्टिस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 8051 देयर आर डैश पोर्ट्स एंड ईच पोर्ट हैज अ डैश बिट्स। 8051 के अंदर 4 पोर्ट्स रहते हैं और हर एक पोर्ट में कितने बिट्स रहते हैं, 8 बिट्स रहते हैं। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कैपेसिटर हैव अ लार्जेस्ट कैपेसिटी वैल्यू एज पर वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी कैपेसिटर टाइप, ठीक है। सिंपल है, ये हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स है उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट कैपेसिटर और उसके पर्टिकुलर इन डेप्थ यूज जो है मैंने आपको बताया, ठीक है। वो आपने अगर सेशन देखा होगा तो उसको डेफिनेटली इसको करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है उसमें लार्जेस्ट कैपेसिटी वैल्यू रहता है पर वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी कैपेसिटर टाइप, ठीक है, महंगे भी रहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्लैग रजिस्टर इन 8051 इज कॉल्ड एज अ डैश रजिस्टर। जो फ्लैग रजिस्टर जो है 8051 उसको हम लोग PSW कहते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, PSW दैट मीन्स इट इज रजिस्टर्ड विद 8-bit रजिस्टर हु इज नोन एज अ विच इज नोन एज अ फ्लैग रजिस्टर, ठीक है, ध्यान में रखना। PSW काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 471 टू द बेस 8 इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ठीक है। कन्वर्ट द नंबर अगर आपको पूछा रहता, अगर आपको ऑक्टल नहीं रहता तो हम लोग किससे पता करते थे, इसके बेस से, क्योंकि बेस 8 जो रहता है वो कौन से नंबर सिस्टम का रहता है, ऑक्टल का। 16 किसका रहता है, हेक्साडेसिमल का, ठीक है। बाइनरी का रहता है 2 और डेसिमल का रहता है 10। सिंपल है। इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी मैंने एक सेशन इंपॉर्टेंट है, आपको मैं मार्क कर दूंगा या फिर उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो। कोई भी बेस, ठीक है, अगर आपको ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, एनी बेस टू एनी बेस अगर आपको कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक छोटा सा सेशन मैंने बना के रखा है। 20 मिनट उसके अंदर जाएंगे, लेकिन एक सेशन को देखने के बाद आप इस तरीके से एक क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे आपके एग्जामिनेशन में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि सिंपल है। 471 को हमें इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग कन्वर्ट, सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 471, ठीक है, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू 8⁻0। 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8⁻1 प्लस 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8²। इसका जो एडिशन बनता है 313 टू द बेस 10। यह हो गया हमारा बेस, यह हो गया हमारा डेसिमल में कन्वर्जन। ओके,
इसको हमें फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, बाइनरी में। अलग अलग वेज है, पर ये शॉर्टकट है और काफ़ी आसानी से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन लगता है, ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अब हमने इसको तो कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, ओके, 313 टू द बेस 10। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीधा सीधा डिवाइड करना शुरू कर देंगे इसको, ओके, 313, यहाँ पे आएगा हमारा रिमाइंडर, ओके। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से हम लोग डिवाइड करते तो 156 2 जा, ठीक है, 156 इंटू 2 जा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 312, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। उसको हम लोग फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिवीजन चला जाएगा, 78 2 जा 156, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 78 को हम 39 से डिवाइड कर सकते हैं, 39 2 जा, ठीक है, 78, यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर से 39 को 2 से डिवाइड करना होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 19 2 जा 38, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो जो हमारा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बनेगा 1। इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बनेगा 2 2 जा 4, तो हमारा रिमाइंडर बनेगा 0। और इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ता है, इसको हम लोग 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, वो कितना बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे आता है हमारा 1, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से इस तरीके से, देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पे हमारा 1 बचा था, ये हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस बचनी चाहिए थी, ठीक है। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है हमारा 0। तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं गाइस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। बॉटम अप अप्रोच में हमारा किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे 1 0, ठीक है, 1 ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड डिजिट, ठीक है, थर्ड 1 0 0, ठीक है, यहाँ तक आ गया हम लोग। बी आएगा हमारा 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और हमारे पास में 0 0 0 0 एंड देन 1, ठीक है, ये आ गया इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास कौन सा है 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी में है, ठीक है, आप देख सकते हो 1 0 0 1 1 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा क्विकली पढ़ाया मैंने, अगर आपको समझ में भी नहीं आएगा तो उस सेशन को डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा, उसको थंबनेल में आपको बता देता हूँ, ओके। इस सेशन को जाके चेकआउट कीजिएगा, हमने कोचिफाई पे अपलोड करके रखा है, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेशन है नंबर सिस्टम में, जहाँ पे कोई डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, एनी बेस टू एनी बेस आपको कन्वर्जन किस तरीके से करना है आपको समझ में आ जाएगा। इसके अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत जा रही होंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो गाइज हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर मूवमेंट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी दिन मैंने आपको बार बार एक टेबल के माध्यम से बताया था गाइज, और मैंने आपको हर बार एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको प्रोवाइड किया कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, वो टेबल और एज इट इज क्वेश्चन पूछा भी गया। देखो क्वेश्चन में एक पूछा गया इलेक्ट्रोडायनामोमीटर मूवमेंट के अंदर जो डिफ्लेक्शन रहता है पॉइंटर का वो कौन से प्रोपोर्शन रहता है, स्क्वायर के या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, करंट स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट स्क्वायर, ठीक है। कौन सा मीटर है हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है उसका जो डिफ्लेक्शन रहता है, इनिशियल डिफ्लेक्शन जो रहता है हमारे पॉइंटर का वो स्क्वायर रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, और वो मेजर क्या करता है हमारा RMS वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें हमको थर्मोकपल, मूविंग आयन, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की जो डिफ्लेक्शन है ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा यहाँ पे हमारे पास में जो थर्मोकपल है, मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट का भी जो डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल रहता है करंट स्क्वायर रहता है, ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके पहले का स्लाइड देखा होगा, जस्ट पॉज करके हमने इसको अच्छी तरीके से अपडेट किया, ठीक है। तो करंट स्क्वायर रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है PMMC इंस्ट्रूमेंट, जिसका डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल रहता है सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट से, ठीक है, और वो मेजर कौन सी वैल्यू करता है, एवरेज वैल्यू। इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा, सिर्फ PMMC इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो डिफ्लेक्शन रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है डायरेक्टली, और बट जो बाकी है हमारे पास थर्मोकपल, मूविंग आयन, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर और हॉट वायर वो हमारे स्क्वायर रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन आर्टिफिशियल एजेंट टू रिड्यूस द रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर आ जाएगा सोडियम सिलिकेट। इसमें से क्या बोला गया कि इसमें से जो कौन सा हमारा कॉमन आर्टिफिशियल एजेंट नहीं है, रेजिस्टिविटी जो रहती है हमारी सॉइल की उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड। देखिए आपको पता ही होगा अर्थिंग हम लोग जो भी प्रोवाइड करते हैं उसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग प्रोवाइड करते वक्त अगर हमें सॉइल की रेजिस्टिविटी हाई है
तो आपको सॉइल की रेजिस्टिविटी लो डाउन करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट आर्टिफिशियल एजेंट यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट आता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, तो उसमें सोडियम सिलिकेट नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, next question is the overhead system is generally employed for distribution as it is -% cheaper than the equivalent underground system। अंडरग्राउंड सिस्टम से हम लोग overhead ट्रांसमिशन सिस्टम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कितना चीपर रहता है, हमें परसेंटेज के फॉर्म में पूछा, 5 से 10 गुना वो चीपर रहता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में एस्थेटिक के लिए काफ़ी अच्छा तरीके से रहता है, लेकिन अगर आपके overhead ट्रांसमिशन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो 5 से 10 गुना हम लोग कॉस्ट की बचत कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड में फॉल्ट डिटेक्शन काफ़ी हमारा क्रूशियल बन जाता है। Next question is, in an alternator, which of the following is not a valid advantages of hydrogen cooling over। सबको ध्यान में रखना होगा कि जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अल्टरनेटर के अंदर इसमें से कौन सा एक वैलिड एडवांटेज नहीं हमारे हाइड्रोजन कूलिंग का ओवर एयर कूलिंग। देखिए, दो तरीके के हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। अल्टरनेटर के अंदर जो हाई स्पीड अल्टरनेटर रहते हैं उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जो वाइंडिंग्स रहती है गाइस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है और उसको कूलिंग करना काफ़ी हमारा पास एक बड़ा टास्क बन जाता है। बड़े बड़े जो हमारे पास अल्टरनेटर्स रहते हैं उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन कूलिंग भी हमारे पास मेथड रहती है, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें से कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है, ठीक है, तो उसकी लोअर कॉस्ट, ठीक है, लोअर कॉस्ट रहती है कि हाइड्रोजन कूलिंग की नहीं, उसकी कॉस्ट हायर रहती है, ठीक है। इसलिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ बैलेंस 3 वायर सिस्टम if the voltage across the outer is 600 volt, then the voltage between any one outer and a neutral is what? सिंपल है गाइस, 300 600 का हाफ कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट, ठीक है। बैलेंस 3 वायर सिस्टम है, 3 वायर डीसी सिस्टम है हमारा, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल रहता है। देखिए, आउटर में हमारे पास में 600 वोल्ट है, ठीक है, तो जो न्यूट्रल प्लस हमारे पास में 600 वोल्ट का जो वोल्टेज रहेगा डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, वो कितना रहेगा, 300 वोल्ट। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, बैलेंस 3 वायर डीसी सिस्टम में जो हमारे पास में वोल्टेज रहता है बिटवीन द आउटर्स, ठीक है, वो कितना रहता है, वो रहता है हमारे पास ट्वाइस द वोल्टेज बिटवीन इधर आउटर एंड द न्यूट्रल वायर। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज जनरली अनइकोनॉमिकल फॉर पावर ट्रांसफार्मर ऑफ, ठीक है, जो पावर ट्रांसफार्मर रहता है उसमें लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं कौन से लेवल के नीचे, तो कि यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर होना चाहिए था हालांकि 5, ठीक है, 5 MVA, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, बट यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन क्योंकि 1 गिवन है तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं फॉर पावर ट्रांसफार्मर ऑफ बिलो 1 MVA, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा एक लॉजिक गेट बताया गया, ठीक है। यहाँ पे स्विचेस कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये हो गया हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ये हो गया हमारा स्विच और ये हमारा बी स्विच हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट भी मान लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। आपको बता देता हूँ, अगर ये स्विच क्लोज है, ठीक है, मान लो अगर ये दोनों भी स्विच 1 है तो इसमें से करंट फ्लो हो पाएगा क्या, ठीक है, करंट फ्लो हो पाएगा क्या, अगर मान लिया करंट फ्लो होता है, 1 सेकंड आई विल चेंज द कलर, ठीक है, यहाँ से अगर हमारा करंट फ्लो हो पाता है, ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन है यहाँ पे करंट का जाने का, ठीक है, तो ये करंट फ्लो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे दोनों भी स्विचेस ओपन है, दैट मीन्स अगर हम लोग इनपुट 0 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। मान लो अगर हमने इसको बी को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो करंट तो यहाँ तक यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ना, करेक्ट, तो हमारा इस केस में भी आउटपुट हमारा 0 आया। अगर हमारा इसको क्लोज कर देते और इसको हम लोग ओपन कर देते, ठीक है, तो करंट यहाँ तक तो रीच हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी जा नहीं पाएगा, सिंपल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा दोनों भी स्विचेस ऑफ है, ठीक है, इन दिस कंडीशन, ठीक है, दोनों भी स्विचेस हमारे ऑफ है, ठीक है, दोनों भी स्विचेस हमारे ऑन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट रीच हो सकता है, तो इस कंडीशन में हमारा आउटपुट आएगा। अब आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं, ये हमारा कौन सा गेट है जहाँ पे हमारे पास में जब भी हमारे दोनों इनपुट हाई रहते 1 रहते तब हमारे पास आउटपुट जो हमारा 1 मिलता है, तो वो रहता है हमारा एंड गेट। सिंपल है गाइस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और इसी तरीके से बेसिक मेथोडोलॉजी से मैंने समझाया था हमारे इस PLC लॉजिक कंट्रोलर का जो हमारा टॉपिक हमने इस 4-in-1 सेशन के अंदर कवर किया था। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें लैडर लॉजिक में समझने के लिए दिक्कत गई होंगी। तो आज के सेशन में अगर ये सेशन देखते होगे आप, ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको PLC से ही यही से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये जो लॉजिक बताया गया था तो ये हमारा एंड गेट का लॉजिक है, ठीक है, सिंपल है काफ़ी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस सेशन को आप जाके देख लोगे तो आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर।
नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है, दो स्टेटमेंट बताए गए, वो सही है या गलत है. पहला स्टेटमेंट क्या है, डुप्लीकेट बस बार सिस्टम प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जो हमारे पास में डुप्लीकेट बस बार सिस्टम है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अगर फॉल्ट ऑकर होता है हमारे पास में बस के अंदर, तो जो सिंगल बस बार सिस्टम के अंदर यहाँ पे कोई भी कंप्लीट शटडाउन हो जाता है. ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दोनों भी स्टेटमेंट जो बताए गए वो करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ अ रेडियल वेंटिलेशन एम्प्लॉयड फॉर अ कूलिंग ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, द वेंटिलेटिंग डक्ट्स ऑक्यूपाई अबाउट -% ऑफ द आर्मेचर लेंथ. क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर हमारा रेडियल वेंटिलेशन हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर को कूल करने के लिए, जो वेंटिलेटिंग डक्ट्स रहते हैं कितना % ऑक्यूपाई करते हैं हमारे आर्मेचर लेंथ के, वो 20% ऑक्यूपाई कर देगा. ठीक है, स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बताया गया. ठीक है, यहाँ पे क्या एक बुक रेफरेंस बुक है, उसमें से क्वेश्चन एक स्टेटमेंट ले लिया है इन्होंने और यही से उसका क्वेश्चन बना दिया. काफी सिंपल है. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ओके. और ये जो बेसिकली है ना, ये एक ड्रॉबैक है हमारा, डिसएडवांटेजेस है हमारे कौन से सिस्टम का, रेडियल वेंटिलेशन सिस्टम का. ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. उस डिसएडवांटेजेस का ही उन्होंने क्वेश्चन बना दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्रांसफार्मर टेस्ट इज कॉल्ड एज सम्पनर्स टेस्ट. इसमें से कौन से ट्रांसफार्मर को हम लोग सम्पनर टेस्ट कहते हैं. काफी सिंपल से, बैक टू बैक टेस्ट को हम लोग कहते हैं सम्पनर्स टेस्ट. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. शॉर्ट सर्किट भी नहीं, ओपन सर्किट भी नहीं, नो लोड भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ अ नेचुरल ड्रॉट इन अ स्टीम पावर प्लांट. इसमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है हमारे नेचुरल ड्रॉट का स्टीम पावर प्लांट के अंदर, वो हमारे पास हीट लॉस इन अ फ्लू गैसेस इज वेरी लेस. ठीक है, ये काफ़ी उसका ड्रॉबैक है, इसका डिसएडवांटेज है नेचुरल ड्रॉट का, क्योंकि उसके अंदर हीट लॉस फ्लू गैसेस में काफ़ी ज़्यादा होती है. ओके, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे फिर से ट्रू और फॉल्स बोला गया. पहला स्टेटमेंट क्या है, सोलर सेल यूजेस द सनलाइट नॉट इट्स हीट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. सोलर सेल जो यूज़ करते सन की लाइट, उसकी हीट नहीं यूज़ करता है. ठीक है, सन की रेडिएशन जो लाइट्स रहते हैं उसको यूज़ कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा क्या है, इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कुकर प्रोग्राम. ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सोलर कुकर प्रोग्राम भी है, आपने देखा होगा, सर्च कर लीजिएगा एक बार, इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. दोनों भी स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग कमांड इन अ मैटलैब. मैटलैब के अंदर, ठीक है, फिर से क्वेश्चन बना गया. ठीक है, कौन सा एक प्लॉटिंग कमांड नहीं है वैलिड, तो हमारे प्रॉड. ठीक है, ये गलत है. ठीक है, प्लॉट, प्रिंट और फिगर ये हमारे वैलिड कमांड्स है. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. मैटलैब के ऊपर भी मैंने एक सेशन लिया था, उसको भी आप जाके जरूर वॉच कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताएंगे. ऑल रजिस्टर ऑफ 8051 आर बिट एड्रेसेबल. नहीं. ठीक है, ध्यान में रखना होगा, गलत आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या नेक्स्ट है, ऑल द रैम लोकेशंस ऑफ 8051 आर बिट एड्रेसेबल. ठीक है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कनेक्शंस ऑफ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टू परफॉर्म अ 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा. देखिए, 3 फेज टू हम लोग 2 फेज भी कर सकते हैं, या फिर 2 फेज टू हम लोग 3 फेज भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होता है, उसी दिन मैंने आपको बताया था. इसी कनेक्शन को हम लोग कहते हैं स्कॉट कनेक्शन का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 8051 एलकॉल इंस्ट्रक्शन हैज अ डैश बाइट इंस्ट्रक्शन. एलकॉल इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, ये हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 3. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द गेट शोन इन द गिवन सिंबल. कितनी सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो गेट बताया गया है, कौन सा है गेट है, ये XNOR गेट है. XNOR गेट का ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 0 के लिए 1 आता है और 1 के लिए हमारा 1 आता है. बाकी दोनों कंडीशंस के लिए हमारे 0 आउटपुट देखने को मिलता है. और XNOR है तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. कि अगर XOR होता तो हम लोग क्रॉस मार्क करते थे. ठीक है, प्लस मार्क करते थे यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास में. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, क्लास का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स. सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ हम लोग सिलेबस कह सकते हैं इसको. ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम अप टू द फॉल्ट पॉइंट इज 25% एंड द बेस केवीए इज 1 लाख, देन द शॉर्ट सर्किट केवीए विल बी व्हाट. ठीक है, यहाँ पे गिवन बेस केवीए है हमारे पास में. ठीक है, 1 लाख, सॉरी यहाँ पे 10,000 है. ओके, 10,000 केवीए हमारे पास मेंशन. ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया, तो शॉर्ट सर्किट केवीए कितना हो जाएगा 25% के लिए. ठीक है, सिंपली गाइज, शॉर्ट सर्किट एमवीए या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉल्ट एमवीए किस तरीके से रहता है, बेस एमवीए डिवाइड. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे इसको 100% के लिए, और यहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस. ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, 1000. ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू कितना है 0.25. तो इसका जो वैल्यू बनता है
40,000 केवी हमारा इसका शॉर्ट सर्किट केवीए बन जाता है। सिंपल है गाइस, बेस एमवीए अपॉन परसेंटेज एक्स, ठीक है, जो परसेंटेज रिएक्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो 10,000 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे कितना परसेंटेज है 25%, ठीक है, 25%, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इसका जो वैल्यू बनता है 40,000 बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। ये आपको मैं होमवर्क की तरह से दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है, लॉजिक सर्किट, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, एक आपको मैं एक चार्ट प्रोवाइड किया था टेलीग्राम के अंदर, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें आपको एसोसिएटिव लॉ, डिफरेंट लॉज आपको बताएंगे बुलियन अलजेब्रा से, ठीक है। इसको आप ए बी, ठीक है, ए बी ऑड विथ ए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ए बी ऑड विथ ए सी प्लस, और हम लोग करेंगे बी मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है, एंड देन बी मल्टीप्लाइड टू सी, ठीक है। इससे आप कॉमन निकाल लीजिएगा। अब कभी भी आप देखते हो तो बी एंडेड विथ बी एंडेड विथ बी, उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे इसका करेक्ट आंसर आ जाता है एक्स इज इक्वल्स टू बी प्लस ए सी। ये सेम क्वेश्चन हमने कवर कराया था गाइस, सेम एज इट इज विदाउट एनी वैल्यूज, ठीक है। या आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको सॉल्व किया था, ठीक है। अगर आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने लगे तो हमारे पास 15 से 20 मिनट हमें इसको पढ़ाने के लिए लगेंगे कि अगर इसका फंडामेंटल्स क्लियर करना है, ठीक है। और आप चाहते हो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर एक और सेशन प्रोवाइड करा दो तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। काफ़ी सिंपल है, सॉल्व कर सकते हो बुलियन अलजेब्रा के माध्यम से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ फॉरवर्ड बायस एसीआर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। हमने उसी दिन एक सेशन लिया था, उसमें अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके। एक फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर थे, उसमें कौन से जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रहते हैं। देखिए जो जंक्शन J1 और J3 है, ठीक है, ये जो J3 और J1 है, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस रहते हैं, और जो J2 रहता है, जो मिडल वाला, ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ जेनेटिक स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट एंड लोड फैक्टर ऑफ 60%। इफ द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 45%, फाइंड द रिजर्व कैपेसिटी। सेम क्वेश्चन हमने इसके सेशन में कवर किया था, मैंने आपको बताया था, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। देखिए लोड फैक्टर हमारे पास में, ठीक है, 60% है, 0.6 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है 45% है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड है 30 मेगावाट का। तो एवरेज डिमांड हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज डिमांड हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, एवरेज डिमांड विल बी इक्वल्स टू लोड फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो एवरेज डिमांड कितना हो जाएगा, लोड फैक्टर कितना है हमारे पास में 0.6 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है 30 मेगावाट, ठीक है, 30 मेगावाट, ठीक है। 0.6 को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 30, यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 × 3 विल बी 18, ठीक है। 18 मेगावाट इसका क्या है, कितना आ जाएगा एवरेज लोड। अब देखिए एवरेज लोड आ गया हमारे पास में, तो आपको पता होना चाहिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा होगा इस, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में इसको अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 150 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है, ओके। ऐसा नहीं कि हम लोग काफ़ी क्विकली जा रहे हैं तो इसको रिवाइज नहीं करेंगे, जो जहाँ हमें फंडामेंटल्स लगता है आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको पता होना चाहिए, वो क्या रहता है हमारा एवरेज डिमांड अपॉन कितना रहता है हमारे पास प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, अपॉन क्या रहता है हमारे पास में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। जनरली प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या आता है, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, जो प्लांट कैपेसिटी की वैल्यू बनेगी वो कितना है, एवरेज डिमांड आया हमारे पास में 18 मेगावाट, डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 45%, तो 0.45 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो बनेगा 40 मेगावाट। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब भी हमें रिजर्व कैपेसिटी पता करनी रहती है तो आप हमेशा ध्यान में रखना होगा, जो हमारे पास प्लांट की टोटल कैपेसिटी है उसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, उसमें से माइनस करते हैं हमारे पास मैक्सिमम डिमांड हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। तो प्लांट की कैपेसिटी है 40 और हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है 30 मेगावाट का, ठीक है। -30 अगर हम लोग करते हैं तो 10 मेगावाट की हमारी रिजर्व कैपेसिटी बन जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अभी भी आपको ये थोड़ा क्विक लग रहा होगा गाइस, तो ये डेफिनेटली सेशन जाके चेकआउट कीजिएगा। एक सेशन से आपको सारे फॉर्मूले, सारे लोड फैक्टर, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन था सेम एज इट इज, इस सेशन में से पूछा गया, ओके। Next question is the AC component of a symmetrical short circuit current in a synchronous machine may be divided into roughly dash periods, ठीक है। जो AC component है, ठीक है, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का, वो कितने पीरियड में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो क्या सब ट्रांजिएंट, दूसरा क्या ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट पीरियड, तीन सेक्शन में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कम्यूटेशन टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइन कम्यूटेशन। मैंने आपको बस का शॉर्ट टेक्निक और काफ़ी बार हम लोग इसको पढ़ चुके। तो लाइन कम्यूटेशन को हम लोग कौन सी टेक्निक को कहते हैं, क्लास एफ, ठीक है। क्लास एफ को हम लोग कहते हैं, क्लास एफ को हम लोग कहते हैं, ठीक है, लाइन कम्यूटेशन गाइस, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं करके रखा है,
ध्यान में रखना होगा। ओके, क्लास एफ यहाँ पे लाइन कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, आपको क्लास ए बी सी डी ई आपको पता होना चाहिए। ए होता है सेल्फ एफ लोड कम्युनिकेशन, बी होता है रेजोनेंट पल्स कम्युनिकेशन, सी होता है कॉम्प्लीमेंट्री, डी होता है इम्पल्स, ई होता है एक्सटर्नल पल्स कम्युनिकेशन एंड एफ इज अ लाइन कम्युनिकेशन। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट स्पीड मशीन। सिंपल है, सिंक्रोनस मशीन को हम लोग कांस्टेंट स्पीड मशीन कहते हैं क्योंकि ये रन होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे। ठीक है, क्लोज टू 1500 हमारे 1500 आरपीएम पे रन होते हैं। अगर हम लोग इंडक्शन मशीन की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन से थोड़ा कम स्पीड पे रन होती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम 1500 आरपीएम पे हमारा सिंक्रोनस स्पीड है तो ये हमारा रन होगा 1440 आरपीएम पे, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मशीन साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट एन 8051 इंस्ट्रक्शन। 8051 इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए कितने नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो हमारे 1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द डायलेक्ट्रिक हीटिंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, या फिर आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द डायलेक्ट्रिक हीटिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ जाएगा। लेकिन हीट प्रोड्यूस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज का, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग रेजिन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। थर्मोसेटिंग रेजिन का इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं, तो है हमारा न्योप्रिन रबर। ठीक है, न्योप्रिन रबर इज नॉट अ थर्मोसेटिंग रेजिन। देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेट्स मतलब क्या होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स को हम लोग मोल्ड कर सकते हैं रिपीटेडली। देखिए अगर आपने इसको मेल्ट किया, अगर आप इसमें गर्म कोई चीज़ों के अंदर रखा है, फिर अगर आपने मेल्ट करने की कोशिश की, इसको अंदर आग लगा दी, तो ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, रिपीटेडली हम लोग इसका शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेट्स जो होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मोल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मेल्ट नहीं कर सकते। एक बार हमने इसको शेप दी थी, उसको हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते। ध्यान में रखना होगा, जो थर्मोसेटिंग रेजिन इसमें से कौन सा नहीं है, वो हमारा न्योप्रिन रबर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इसके पहले कभी डिस्कस नहीं है और काफ़ी बेसिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपके आने वाले यूपीपीसीएल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन द कर्व ऑफ टेंशन एंड अ सैग वर्सेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंजिंग चार्ट। ठीक है, तो फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन द कर्व ऑफ टेंशन एंड सैग वर्सेस डैश आर कॉल्ड एज अ स्ट्रिंजिंग चार्ट। कर्व्स ऑफ अ टेंशन एंड सैग वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, सैग वर्सेस, ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, सैग वर्सेस टेम्परेचर, द कर्व्स ऑफ टेंशन एंड सैग वर्सेस टेम्परेचर आर कॉल्ड एज अ स्ट्रिंजिंग चार्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ऑल वेट सेल। ठीक है, उस दिन मैंने आपको एक सेशन के अंदर बताया था ड्राई सेल और वेट सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, वेट सेल का। ठीक है, वेट सेल्स कैन नॉट विथस्टैंड ओवरचार्जिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Wet cells are easy to manufacture and in wet cells electrolytes are liquid. In wet cells are less expensive than a dry cell. ठीक है, ये स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगा। तो रॉन्ग कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स फिर से बताना है। ओवन्स ब्रिज हम लोग किसके मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस फॉर अ लो क्यू कॉइल्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी शॉर्टिज ब्रिज जो है यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ परफेक्ट कैपेसिटी, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है हमारा कितना रहता है, उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एयर से ज़्यादा, तो वो रहता है 2 से 3 गुना ज़्यादा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन हमने काफ़ी इन डेप्थ ऑलरेडी पढ़ चुके गए और रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, हमें काफ़ी बेसिक सा पेपर लगा था कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन्होंने भी UPRNL का सेशन हमारे जो दैट मीन जो रेगुलर सेशन अगर देख रहे होंगे और UPRNL का पेपर जिन्होंने देखे होंगे स्पेसिफिकली ये शिफ्ट, तो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन हमें मिलेंगे। अगर आप अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को डेडिकेटली फॉलो करते आ रहे होंगे और हमारे जो रिसेंट सेशन है उसको आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, तो ठीक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ CRGO सिलिकॉन शीट्स स्टील द सिलिकॉन कंटेंट इज अप टू डैश। ठीक है, CRGO सिलिकॉन शीट स्टील के अंदर सिलिकॉन कंटेंट कितना रहता है, 3%। ठीक है, 3% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, वो हमारा ब्रेजिंग। ओके, हालांकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयोनाइजिंग and electrofencing, these are application of electrolysis. Okay, which turn on method is preferred for triggering of LASR। ठीक है,
लाइट एक्टिवेटेड SCR जिसको हम लोग कहते हैं LASCR, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें से ट्रिगर करने के लिए इसके लिए गेट पल्स जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसको हम लोग लाइट ट्रिगरिंग करते हैं। सिंपल है, लाइट एक्टिवेटेड इसका फुल फॉर्म है, इसलिए आपको पता होना चाहिए लाइट ट्रिगरिंग हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसका सिंबल है, ठीक है, इसके गेट के जो हम लोग लाइट ट्रिगर करते हैं सो दैट ये हमारा उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, LASCR जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट है पिन इंसुलेटर्स आर नेवर यूज्ड इन अटेंशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और पिन इंसुलेटर आर ओनली यूज फॉर वोल्टेज अबव 66 kV। पर देखती है अपनी गलत में आंसर मार्क करना चाहिए कि हर एक सेशन में हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते थे ये क्वेश्चन बनता है, हमने आपको काफ़ी बार बता दिया अप टू 33 kV ही रहते हैं। और ये हमने कवर किया हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कोर्स के अंदर डिटेल में टेबल्स और चार्ट के साथ में। डेफिनेटली आपको फायदेमंद रहेगा गाइस। एक साल के अंदर जो आपकी 100 रुपीज़ ये वैल्यू है काफ़ी कम वैल्यू है। ठीक है, अगर आप मंथली अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको जो मंथली बनता है, ठीक है, 100 रुपीज़ का अगर मंथली करते हैं तो हमारे लेस देन, ठीक है, 10 रुपीज़ भी आता है आपका। ठीक है, और ये काफ़ी नॉमिनल अमाउंट पे आपको मैं जो सेशन है प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ और हर एक एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा। इसी के अंदर इस तरीके से मैंने आपको टेबल और चार्ट प्रोवाइड करके रखे। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है, डिफरेंट बताया उसमें कौन सी आर्क क्वेंचिंग मीडियम रहता है, उसके रेटिंग क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये आपको टेबल प्रोवाइड करके रखा है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा सो दैट आपके आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर काम में। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे पिन इंसुलेटर्स जो रहते हैं वो हमारे वोल्टेज से अप टू 33 kV के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड जो है वो गलत है, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0 इंटू 2⁻0 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁻0 प्लस 1 इंटू 2⁻1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2⁻2। ठीक है, अब देखिए 2⁻2 इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट होता तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लिख लेता 1 2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया हमारा 32। सिंपल है। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, जहाँ पे 0 है उसको काउंट नहीं करना। ठीक है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 8 है इसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से 0 है इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 है इसको हम लोग काउंट करेंगे और यहाँ पे 1 है तो 0। 32 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 40 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू हमारा 42। ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जन इनटू डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हमने कैसा किया, ये किया हमने जैसे यहाँ पे हमने हमारा लास्ट ये वर्ड 1 है। ठीक है, 1 इंटू 2⁻ समथिंग इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। 1 इंटू 2⁻0 1 2 3 4 5। ठीक है, 2⁻5 दैट मीन्स हो जाएगा 35। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डैश सिस्टम मोर देन 90% ऑफ अ टोटल लाइट फ्लक्स इज मेड अप टू फॉल डायरेक्टली ऑन द वर्क प्लेन विद हेल्प ऑफ डीप रिफ्लेक्टर्स। डायरेक्ट लाइटिंग इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक सेशन मैंने आपको उसी दिन कवर किया था गाइस, उसके अंदर एक टेबल मेंशन किया था। ठीक है, डायरेक्ट लाइटिंग के अंदर जो है 90 to 100% जो है लाइट जो है डायरेक्टली वर्क सरफेस के ऊपर आते हैं। अगर आप कोई बल्ब लगाते हो, सिंपल है इसका एग्जांपल कैसे, अगर आपके सीलिंग के ऊपर एक ट्यूबलाइट लगा के रखिए, ठीक है, या फिर अगर आप बल्ब लगा के रखते हो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपके टेबल पे लाइट प्रोवाइड करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। जो टाइप अलग अलग टाइप्स भी रहते हैं डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम के, इनडायरेक्ट के भी रहते हैं। ठीक है, सेमी डिफ्यूज। ठीक है, अगर आपके पास एक न्यूअर जनरेशन में आजकल रिसेंटली हर एक, ठीक है, नए घर में जो अभी रिसेंटली डेवलप्ड है तो वहाँ पे फॉल्स सीलिंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख सको यहाँ पे LED लगाए रहते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे फैन कनेक्टेड रहता है इस तरीके से, इस तरीके से फैन कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे जो LED लाइट लगाई रहती है, ठीक है, ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है इस सीलिंग के ऊपर, वहाँ से हमें इनडायरेक्ट लाइटिंग देखने को मिलती है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, जहाँ पे उसमें सेमी डायरेक्ट और डायरेक्ट में कितना रहता है। सेमी डायरेक्ट में 60 to 90% जो लाइट डायरेक्टली आती है और बाकी वर्किंग सर्फ ऊपर चली जाती है। ठीक है, डिफ्यूज में क्या होता है 50% अपवर्ड आती है और 50% डाउनवर्ड। जो हाईलाइट करके रखे मैंने उसी दिन बताए थे गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि 90 to 100% जो है वो लाइट हमारे पास में अपवर्ड जाती है और बाकी जो है सीलिंग से हमारा रिफ्लेक्ट करती है। ओके, ये ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, पॉज करके पढ़ना होगा, स्किप मत कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सीआरओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। अब ये क्वेश्चन को उसी दिन मैंने आपको बताया था, हालांकि क्वेश्चन हमने डिस्कस भी नहीं किया था किसी के सेशन में, लेकिन मैंने आपको सीआरओ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के अंदर आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मुझे सेशन याद नहीं, बट अगर आपको याद अगर हो जाता है तो मैं आपको डेफिनेटली रेफरेंस दूंगा इस क्वेश्चन का, कि मैंने आपको उसी दिन बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन गन असेंबली अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फिलामेंट रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है ऐसा क्वेश्चन अभी देखो, मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, आप हमारा ग्रेटिक्यूल जो है वो हमारा एक पार्ट नहीं है, हालांकि फोकसिंग एनोड है, देख सकते हो फोकसिंग एनोड है, कंट्रोल ग्रिड है, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड भी रहता है। ठीक है, और हमारे पास कैथोड भी है इसमें, ठीक है, कैथोड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपका ध्यान में रखना होगा। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्स प्लेट कहाँ पे रहती है, वाई प्लेट कहाँ पे रहती है। काफ़ी कबार उस दिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्स प्लेट, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मार्क करके रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में बताया रहेगा कि एक्स प्लेट इज लोकेटेड 1 2, इस तरीके से यहाँ पे 1 2 और 3 4 ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं। कुछ भी ये यूपीपीसीएल और यूपीएनएल के एग्जामिनेशन में बन सकता है, इसलिए आपको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ लोकेटिंग रिएक्टर्स सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसिडरेबल वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस इन अ रिएक्टर इवन ड्यूरिंग अ नॉर्मल ऑपरेशन। वो रहते हैं हमारे पास जनरेटर रिएक्टर और फीडर रिएक्टर। क्वेश्चन को समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार पढ़ते ही रहते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सा मेथड है, ठीक है, मेथड ऑफ लोकेटिंग रिएक्टर सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसिडरेबल वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस, जहाँ पे पावर लॉस भी होता है और वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। ठीक है, रिएक्टर के अंदर इवन ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे भी वोल्टेज ड्रॉप होता है और पावर लॉस भी होता है। तो वो कौन सी मेथड है, ठीक है, कौन से मेथड से हमारे लोकेटिंग ऑफ रिएक्टर, वो है हमारे जनरेटर रिएक्टर। ठीक है, आप देख सकते हो जनरेटर रिएक्टर्स, दीज आर द फीडर रिएक्टर्स। ओके, दीज सफर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज बेस्ड ऑन द डैश लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जो प्रोसेस है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के वो बेस्ड है हमारे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेनियम रेक्टिफायर्स यूजेस डैश प्योर सेलेनियम। कितने परसेंट जो हमारे सेलेनियम रेक्टिफायर कितने परसेंट का सेलेनियम यूज़ करते हैं प्योर, 99.9% का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियरली इक्वल इल्यूमिनेशन इन ऑल डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग डैश लाइटिंग। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसी जो टेबल में आपको ये क्वेश्चन बना गया। ठीक है, जो हमारा जनरल डिफ्यूजिंग रहता है, ठीक है, जनरल डिफ्यूजिंग लाइटिंग के अंदर जो इक्वल एलिमिनेशन ऑकर रहते हैं हमारे सारे डायरेक्शन के अंदर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सीरीज स्ट्रिंग ऑफ एससीआर द एफिशिएंसी इज 80%, कैलकुलेट द डी रेटिंग फैक्टर। मैंने आपको डी रेटिंग फैक्टर पर एक क्वेश्चन उस दिन कराया था, मैंने आपको बताया था डी रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ओके, ये अब ऐसा बोला था कि 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी, आप ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए एससीआर की जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, वो हमारे 80% है। इसका हम पूरा डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.8 आ जाएगा। 1 माइनस 0.8 विल बी इक्वल्स टू डी रेटिंग फैक्टर 0.2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे गाइस, ठीक है, जो हमने एनालाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिकली द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज अ नील इन अ डैश पावर प्लांट। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे कौन से पावर प्लांट के अंदर जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन रहता है, ठीक है, वो नील रहता है, वो रहता है हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर। क्योंकि आपको मैंने बताया था इसका इनिशियल कॉस्ट ही काफ़ी हाई है, बट हमारा रनिंग कॉस्ट ना के बराबर, 0 के बराबर है। ठीक है, काफ़ी निग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट है हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। An analog emitter has a linear scale of 50 division. Its full scale reading is 10 amperes and half scale division can be read. What is the resolution of the instrument? देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, रिजोल्यूशन पूछा गया इंस्ट्रूमेंट का। रिजोल्यूशन हम लोग निकालने के लिए क्या बोला है, फुल स्केल रीडिंग कितना है उसका, 10 एम्पियर्स का। ठीक है, और उसका डिविजन्स कितने, हर 10 एम्पियर्स में 50 डिविजन्स है। ठीक है, और बोला क्या गया, हाफ अ स्केल डिवीजन कैन बी रीड। हाफ अ स्केल दैट मीन्स हम लोग इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो करेक्ट आंसर आता है 0.1 एम्पियर। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ ऑफ अ स्टेटर इज ऑफ अ 4-पोल इंडक्शन मोटर इज 60 हर्ट्ज एंड इन द रोटर इट इज 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, फाइंड द स्लिप। हमें स्लिप की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, फ्रीक्वेंसी जो है ईएमएफ की स्टेटर में 4-पोल इंडक्शन मोटर की वो 60 हर्ट्ज है और वो रोटर के अंदर है 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, तो फाइंड द स्लिप बोला गया। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी, इसका जो स्लिप है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं गाइस। इसको हम लोग काफ़ी डिफरेंट वेज भी है। देखिए जो फ्रीक्वेंसी जो स्लिप क्या रहता है वो डिफरेंस रहता है बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में।
ठीक है। और यहाँ पे जो रोटर स्पीड का फ्रीक्वेंसी बताया गया, ठीक है, जो रोटर का फ्रीक्वेंसी बताया गया, ठीक है, जो ईएमएफ है रोटर में इंड्यूस हो रहा है 1.5 हर्ट्ज है। 1.5 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 60 हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 100 कर दिए तो उसका जो वैल्यू बनता है 2.5% बनता है। काफ़ी सिंपल है, 1.5 डिवाइडेड बाय हम लोग 60 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सर्टेन ट्रांजिस्टर इफ IC इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर्स, IB इज इक्वल्स टू 20 माइक्रो एम्पियर और बीटा इज इक्वल्स टू 80, तो हमें पता करना है ICEO। इसके लिए एक ही फॉर्मूला अगर आपको पता होता है तो हम लोग इसका काफ़ी आंसर काफ़ी इजीली हम लोग मार्क कर लेते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका है। IC इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, होता है बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO। ओके, तो देखिए यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। बीटा का वैल्यू है 80, IB का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा क्योंकि माइक्रो है यहाँ पे, ठीक है। IC का वैल्यू कितना है 2 मिली एम्पियर्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ICEO। ओके, तो इन सब कंप्लीटली वैल्यू का जो आंसर आता है, ठीक है, वो आता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और ये हम लोग 2 मिली एम्पियर में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू बनता है वो बनता है 0.4 मिली एम्पियर्स। ओके, ICEO का काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन था, वो अगर आप इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कंप्यूटर हैज अ 32K वर्ड्स देन दिस मेमोरी यूनिट हैज अ डैश मेमोरी लोकेशन। अगर एक कंप्यूटर का जो टोटल वर्ड काउंट है वो अगर 32K वर्ड्स का है तो उसका जो मेमोरी है वो कितने मेमोरी लोकेशन स्टोर कर सकता है, तो 1 की मेमोरी इक्विवेलेंट कितना रहता है 1024 बाइट्स के बराबर, ठीक है। दैट मीन्स जो 32K जो है 32K इंटू 1024 अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते तो इसका कितना आंसर आ जाता है 32,768। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज डिजायर्ड टू सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट एट 2.2 वोल्ट 1 मिली एम्पियर बाय बाइजिंग अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विद अ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर इफ RB इज दैट मीन्स RB इफ द बीटा इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ RB, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या है, इट इज डिजायर्ड टू सेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट एट 2.2 वोल्ट 1 मिली एम्पियर। हमें बाइजिंग करना है एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को जहाँ पे कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर है RB। अगर बीटा का वैल्यू हमारे पास में 100 बताया गया तो हमें RB का वैल्यू पूछा गया। तो ये देखिए RB का जो वैल्यू है इसको हमें इस तरीके से चूज करना है कि ये प्रॉपरली बाइजिंग हो जाए, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को, ठीक है। मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इमेज बताई गई, ये इमेजेस बताई गई नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में VB हमारा कितना रहेगा, VB विल बी इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, करेक्ट। और IB का वैल्यू बनेगा IB इज इक्वल्स टू IC अपॉन बीटा विच इज इक्वल्स टू IC कितना हमारे पास 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय हमारे पास बीटा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना पता है 0.01 मिली एम्पियर, ठीक है। कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, डायरेक्टली मिली एम्पियर में इसका वैल्यू लिखेंगे IB का। अभी IB का जो वैल्यू हमारे पास आ गया, VC इक्वल्स टू क्या होता है, VC विल बी इक्वल्स टू बेस टू इमीटर, ठीक है। देखिए ये VC इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है हमारा VCB, ठीक है, और VBE। ओके, VBE प्लस VCB दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। देखिए यहाँ पे हम लोग VCB हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्योंकि VC हमारे पास में ऑलरेडी बताया गया कितना है 2.2 वोल्ट है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 2.2 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ जाएगा VB 0.7 प्लस देखिए बेस टू मीटर जो ड्रॉप रहता है हमारा 0.7 रहता है क्योंकि सिलिकॉन बोला गया, ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन यूज़ किया गया। तो हम लोग VCB का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2.2 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 उसका वैल्यू है 1.5 वोल्ट। ओके, तो हम लोग सिग्निफिकेंटली जो RB का वैल्यू है, ठीक है, RB विल बी इक्वल्स टू VCB विच इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट डिवाइड बाय हमारा जो करंट रहेगा IB 0.01 मिली एम्पियर्स विच इज 0.01 मिली एम्पियर विल बी इक्वल्स टू 130 किलो ओम्स। ऑप्शन that means it will be equals to 150 किलो ओम्स। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द सोर्स ऑफ पावर इज अनलिमिटेड। इनमें से जो पावर प्लांट्स बताए गए उनमें से कौन से सोर्स जो है, कौन सा पावर प्लांट में सोर्स जो है अनलिमिटेड है। दैट मीन्स हम लोग सोर्सेज में हमारे पास क्या आता है, जैसे कोल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, विंड है। तो इसमें से कौन से पावर प्लांट में सोर्स अनलिमिटेड होगा, काफ़ी सिंपल है, सोलर पावर प्लांट में, क्योंकि इसमें सन रेज का इस्तेमाल करते हैं जो कि अनलिमिटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। स्टीम में हम लोग हमारे पास में कोल की रिक्वायरमेंट है, डीजल में हमारे पास डीजल, न्यूक्लियर में हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है जैसे यूरेनियम 235। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्यूजन टाइप ऑफ वेल्डिंग। काफ़ी कबार ये क्वेश्चन बनता है गाइस, और मैंने हमारा जो यूटिलाइजेशन है उसके सेशन में अंदर आपको पढ़ाया था। देखिए नॉन फ्यूजन टाइप ऑफ वेल्डिंग में आता है सीधे सीधा ध्यान में रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा। दो तरीके का बाइफर्केशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो आता है फ्यूजन, दूसरा होता है हमारा सॉलिड स्टेट। फ्यूजन में भी आता है हमारे पास में आर्क, ऑक्सीफ्यूल एंड रेजिस्टेंट वेल्डिंग, ठीक है, तो उसके भी आपको टाइप्स जो है आपको पता होने चाहिए। और जो सॉलिड स्टेट में आता है अल्ट्रासोनिक, फोर्ज, कोल्ड वेल्डिंग, एक्सपोजर वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग, डिफ्यूजन एंड फ्रिक्शन वेल्डिंग। ओके गाइस,
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the tendency of an induction motor to run at a stable speed as low as 1/7 of a normal speed and being unable to pick up its normal speed is known as। मैंने आपको सीधा एक ही लैंग्वेज बताया था। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग। दो फिनोमेना होते हैं, क्रॉलिंग और कॉगिंग। देखिए होता क्या है, क्रॉलिंग के टाइम पे जो 1/7 ऑफ नॉमिनल स्पीड पे वो रन ऑन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी कबार क्या होता है कि वो फुल स्पीड अटेंड नहीं कर पाती और उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग फिनोमेना गाइस, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसी टेंडेंसी इंडक्शन मोटर की जो स्टेबल स्पीड पे रन ना होते हुए एज लो एज 1/7 ऑफ नॉमिनल स्पीड पे रन होती है और वो पिकअप नहीं हो पाता हमारा उसको नॉमिनल स्पीड पे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग। उसी तरीके से कॉगिंग का भी फिनोमेना है, जो भी फेल होते हैं, इट रिफ्यूजेस टू स्टार्ट, उसको हम लोग कहते हैं कॉगिंग, ठीक है। और ड्यू टू मैग्नेटिक लॉकिंग इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ ट्रांजिस्टर इज बीटा इज इक्वल्स टू 49 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। बीटा का वैल्यू बताया गया तो अल्फा का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला मैंने बताया था बीटा और अल्फा का। बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास में, 49 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, इसका जो वैल्यू बनता है अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू 0.98। सिंपल है गाइज, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू अ नियॉन लैम्प स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर या फिर आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो विथ रिस्पेक्ट टू हमें नियॉन लैम्प हमें दो स्टेटमेंट बताए गए, स्टेटमेंट 1 और 2 कौन सा करेक्ट है हमें बताना है। पहला क्या है, नियॉन लैम्प बिलोंग्स टू कोल्ड कैथोड कैटेगरी, करेक्ट है। ये नियॉन लैम्प जो है कोल्ड कैथोड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो पावर फैक्टर रहता है नियॉन ट्यूब का वो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर्स। तो दोनों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू डीसी मशीन। अभी हमारे पास नियॉन लैम्प था, अभी हमारे पास डीसी मशीन बताएगी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या करेक्ट है, पहला क्या स्टेटमेंट है, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज इन द मोटर इज सेम एज द जनरेटर, ठीक है। जो फंक्शन रहता है डीसी मशीन में, कम्यूटेटर का काम एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्जन का ही रहता है जनरली, तो एज अ सेम फंक्शन करता है जनरेटर का, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेम डीसी मशीन कैन बी यूज इंटरचेंजेबली एज अ जनरेटर और एज अ मोटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। इस सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट नॉट मार्क करके ना, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक सेम डीसी मशीन का हम लोग एज अ जनरेटर या फिर एज अ मोटर करके भी वर्क कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सीआरओ द आउटपुट सिग्नल ऑफ अ स्विप जनरेटर इज यूजुअली, जो आउट पर्पज रहता है हमारे स्विप जनरेटर का, ये रहता है टू डेवलप अ वोल्टेज एट अ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट सिग्नल रहता है हमारा सॉ टूथ वेव रहता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन वेरियस सेक्शंस द डिस्टेंट पॉइंट ऑफ अ रिंग डिस्ट्रीब्यूटर आर जॉइंड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। ये जो हमारा रिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेक्शंस बताए गए, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस में, जैसे ए बी सेक्शंस हो गया, ठीक है, इस सेक्शंस में वगैरह, तो इस केस में हम लोग एक डायरेक्टली एक कंडक्टर यहाँ पे लगा दी, जैसे डॉटेड लाइन्स में बोला गया, ठीक है, बी से लेकर डी तक, उसको हम लोग कहते हैं इंटरकनेक्टर गाइस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ट्रांसलेट्स कोड लाइन बाय लाइन व्हेन अ प्रोग्राम इज रनिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर अवेयरनेस के मेरे सारे सेक्शन देखा करिएगा गाइस, ठीक है। अगर आप यूपीआरएमएल यूपीपीसीएल को प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग कोड लाइन बाय, दैट मीन्स जो लाइन बाय लाइन को कोड को इंटरप्रेट करता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से करके, ये कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है करके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगेलियम इज अ अलॉय ऑफ, ठीक है। मैंगेलियम जो है दैट इज मैग्नेलियम, नॉट अ मैंगेलियम। मैग्नेलियम जो है वो अलॉय कौन से मेटल्स का बना है। देखिए अलॉय किसका बनता है, मेटल का बनता है। दो मेटल्स को, दो डिफरेंट मेटल्स को अगर कंबाइन करते हैं तो उसका हम लोग अलॉय बनाते हैं, ठीक है। मैग्नेलियम जो है वो कौन सा अलॉय है, वो एल्यूमिनियम का अलॉय है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पे मैंने एक टेबल भी आपको प्रोवाइड करा था, देखिए, ठीक है, कुछ दिनों पहले, ठीक है। मैग्नेलियम जो है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का हमारा दोनों का मिलाते हुए एक अलॉय बनता है। जैसे कि आपको अल्नी को भी पूछा जाता है, ठीक है, गन मेटल भी पूछा जाता है, फ्यूज वायर, लेड प्लस टीन का हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एनवार हो गया, स्टील, ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रास किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बनता है, और ब्रॉन्ज जो बनता है हमारा कॉपर प्लस टिन से बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज मैग्नेलियम इज अ अलॉय ऑफ aluminum। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 251 टू 650 वोल्ट इज कॉल्ड एज। काफी सिंपल है गाइस, एक ही टेबल के अंदर सारे वोल्टेज बता दिए थे, इसको हम लोग मीडियम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अगर बिलो 250 वोल्ट है तो हमारा लो वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। बिटवीन 251 से लेके
650 के बीच में कौन सा रहता है, मीडियम वोल्टेज रहेगा। ठीक है, 33 kV के बीच तक का जो मैक्सिमम 33 kV तक है उसको हम लोग कहेंगे हाई वोल्टेज, और जो 33 वोल्ट को 33 kV को रीच करता है उसकी बियॉन्ड जब जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये स्टैंडर्ड रेटिंग है। ओके, सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर 110012। ठीक है, डेसिमल नंबर हमें पता करना है, काफ़ी सिंपल है गाइस। ठीक है, 1 मैंने आपको बता दी कि 11001। देखिए वो जो अगर आप नंबर सिस्टम का जो सेशन मैंने आपको रेफर किया था उसको आप जाके देखते हो तो आपको इस तरीके से 3 क्वेश्चन आज के सेशन में अभी तक हमें देखने को मिले, तो उसको डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, वैल्यूज किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 4, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसके बियॉन्ड भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 16 तो 16 प्लस, देखिए हम लोग ऐड कर देते हैं जहाँ जहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं। 16 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 24 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 25। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो इनिशियली प्रिपेयर करेंगे उनको नहीं आता। देखिए होता क्या, जब भी हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसका बेस 2 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3 एंड 2 टू पावर 4। ये 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2 टू पावर 3, 1 इंटू मल्टीप्लाई 2 टू पावर 4, 0 इंटू 2, ये हमारा 0 एलिमिनेट हो जाता है इस केस में। ठीक है, और हमारा जो 1 इंटू 2 टू पावर 0 का वैल्यू जो आता है 1 आता है। ठीक है, सारे का एडिशन करेंगे तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीसी लिंक। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, अगर आप रेगुलर स्टडीज करते हो ना तो एक क्वेश्चंस काफी सिंपल हमें पूछे गए थे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डीसी लिंक के टाइप्स आपको 3 ही होते हैं, पता होना चाहिए कि बाइपोलर, होमोपोलर और मोनोपोलर। नॉन पोलर ये ऐसा टाइप नहीं होता है। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनवैलिड टाइप है हमारे डीसी लिंक का। ओके, ऐसा कोई भी एक टाइप नहीं आता। ठीक है, सिंपल है, बाइपोलर, होमोपोलर और मोनोपोलर। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट काफ़ी सिंपल है। डीसी लिंक के आगे भी क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन आपको आज के एग्जामिनेशन में सिर्फ उसके टाइप पूछे गए थे। ओके, एक आध क्वेश्चन ईजी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग द गिवन सिंबल इज यूज फॉर। मैंने आपको इसके लिए काफ़ी बार रिकमेंड किया है, एक फ्री मैंने आपके लिए खुद PDF अपलोड की थी। ठीक है, डेवलप करके आपको लिए प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने आपको इतना % अश्योरिटी के साथ बताया था कि 100% इसके बियॉन्ड, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते गाइस। ठीक है, और इसी में से ये सिंबल पूछा गया, ये जो सिंबल पूछा गया यहाँ पे ये कौन सा है, सॉकेट और प्लग का। ठीक है, इसको जाके रेफर कीजिएगा, हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करके रखे, एक बार गो थ्रू कर लोगे तो काफ़ी इससे फायदा होगा आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ओके, इस सेशन में देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ आप इसको रेफर कर सकते थे। ओके, तो जो चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ ड्यूरिंग द सेशन आपको ध्यान में रखनी होगी। Next question is, in a 3-phase system, occurrence of symmetrical fault causes equal fault current in a lines with a dash displacement. ठीक है, symmetrical fault causes कितना, symmetrical fault कितना displacement प्रोड्यूस करता है, 120 डिग्री का। सिंपल है, ये 120 डिग्री का सिमेट्रिकल फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ट्राइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके A लेवल के एग्जामिनेशन में और बाकी एग्जामिनेशन में भी बन सकता है। ट्राइक जो ऑपरेट करता है वो सिर्फ जो बोला गया कि हमारे पास वो 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इट गिव्स द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, लेकिन ये गलत है, इट प्रोवाइड्स ओनली 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन गाइस। ठीक है, ध्यान से पढ़ना होगा कोई क्वेश्चन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ट्राइक। ठीक है, ट्राइक गिव्स द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ये इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर या ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको सिर्फ बताया था कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर है हमारा, ठीक है, जो डाइवर्सिटी फैक्टर है उसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहता है, और जो लोड फैक्टर जितना हाई रहेगा पावर स्टेशन का उतना ही लेस रहेगा हमारे कॉस्ट पर यूनिट जनरेटर। और ये मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ गाइस, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा। इसमें मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स के, हालांकि ये यूपीआरएल के एग्जामिनेशन के पहले मैंने सेशन डाल के रखा था आपके लिए। ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे, और उसी से क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट वाइज बना गया। जितना लोअर फैक्टर हायर रहेगा, ठीक है, उतना ही हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो जनरेट होगी वो हमारी कम रहेगी। दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। आप देख सकते हो अभी तक के 3 क्वेश्चन ये सेशन में से क्वेश्चन पूछे गए एज इट इज। ठीक है, तो आपको ये सेशन डेफिनेटली जाके चेकआउट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लैडर लॉजिक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इन अ पैरेलल आर यूज्ड
टू इम्प्लीमेंट डैश फंक्शन, ठीक है। हमारा जो पीएलसी का बैच हमने लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। लैडर लॉजिक के अंदर 2 पैरेलल लाइन्स अगर यूज़ किए जाते तो हमारा और फंक्शन रहता है। देखिए और फंक्शन किस तरीके से होगा गाइस, ठीक है, सिंपल है। देखिए अगर ये स्विच क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ से यहाँ तक पास होकर हमारा जो है आउटपुट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बी जो है वो भी हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है, तो हमारा सिग्नल है इस तरीके से पास ऑन होकर ये भी ऑन हो जाता है। अगर दोनों भी ऑन है हमारे पास में, ठीक है, दोनों भी कॉन्टैक्टेड है, तो दोनों में से इक्वली वो करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों में से अगर एक भी नहीं है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट 0 आता है। तो ये जो ट्रूथ टेबल फॉलो कर रहा है ना, ये ऑरो टेबल का फॉलो कर रहा है। इसलिए जो 2 पैरेलल लाइन अगर आती है, ठीक है, और अगर यहाँ पे सीरीज में आता था इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा एंड गेट हो जाता था, ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं रहता था। लेकिन पैरेलल में तो ध्यान में रखना होगा। और काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और पीएलसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉज ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग स्लो। इसमें से कौन सा कारण नहीं है कि जो हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लो रन कर रही होंगी। तो ब्लोन फ्यूजेस, देखिए ब्लोन फ्यूजेस है, तो अगर हमारा फ्यूजेस ब्लोन है तो वो मोटर रन ही नहीं होगा। हालांकि लो फ्रीक्वेंसी, ब्रोकन रोटर बार्स, लो वोल्टेज ये हमारे कारण हो सकते हैं। अगर फ्यूज ही ब्लोन है, ठीक है, ये फ्यूज ही हमारा ब्लो आउट हो चुका है, तो हमारा मोटर रन ही नहीं करेगा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिमनी इज रिक्वायर्ड ओनली इन अ डैश पावर प्लांट। चिमनी का हमें कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, देखिए सोलर में होता है क्या, नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी नहीं होता और विंड में भी नहीं होता। सोलर फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन के अंदर चिमनी का इस्तेमाल होता है। चिमनी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग, कि फ्लू गैसेस को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, फ्लू गैसेस को हम लोग पास ऑन कर सके। ओके, तो ये काम रहता है चिमनी का। हालांकि उसकी काफ़ी बियॉन्ड उसका एक थियोरी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है अपॉन पावर अप द आईओ पिन्स आर कॉन्फिगर्ड एज आउटपुट पोर्ट्स, ये यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस 8051 माइक्रो कंट्रोल से ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का या फिर अगर टॉप 40 क्वेश्चंस का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ जिंक एयर बैटरी इज अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ अ लीड एसिड बैटरी। जिंक एयर बैटरी का जो डेंसिटी रहता है वो 10 गुना ज़्यादा रहता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स रहता है हमारा लीड एसिड बैटरी का। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एससीआर। काफ़ी सारे क्वेश्चन रॉन्ग या राइट से पूछे गए थे, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए अगर एक स्टेटमेंट एक ही बताया गया है रॉन्ग, तो आपको हम लोग एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास में 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स है तो उसमें आप कन्फ्यूजन क्रिएट करके, हालांकि आपका काफ़ी कबार एक ट्रू और फॉल्स में हमारा कन्फ्यूजन होकर हमारा गलत आंसर मार्क हो जाता है। तो थोड़ा सा बात को ध्यान से रखना होगा। पेपर ईजी है तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस बातों का भी ध्यान में रखना होगा। फंडामेंटल्स क्लियर है आपके, तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन अ फॉरवर्ड कंडीशन मोड इफ अ गेट सिग्नल इज रिमूव्ड एससीआर टर्न्स ऑफ। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। गेट सिग्नल को अगर हमने इसको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, तो एक बार इनिशिएट हो गया तो ये कंडक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर हमने इसका गेट सिग्नल निकाल दिया तो एससीआर टर्न ऑफ होते हैं क्या, नहीं, अनलेस एंड अनटिल हम लोग कोई फोर्स कम्यूटेशन या फिर नेचुरल कम्यूटेशन यूज़ नहीं करते, ठीक है। गेट सिग्नल सिर्फ एससीआर को जो है टर्न ऑन करने के लिए काम में आता है, टर्न ऑफ करने के लिए काम में नहीं आता है। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रो पावर करंटली सप्लाइज डैश ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। दुनिया में से टोटल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, चाहे वो कोल फायर्ड से हो, चाहे वो विंड से हो, चाहे वो सोलर से हो, तो हाइड्रो पावर कितना उसमें से परसेंटेज हमारा देता है 17 to 19% का, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको फंडामेंटल क्वेश्चन पता होना जरूरी है। ओके, दैट मीन्स सोलर कितना प्रोवाइड कराता है, ठीक है, विंड कितना प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और हमारे पास में कोल फायर्ड कितने हैं, इस तरीके से। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ ट्रांसफार्मर द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑकर्स व्हेन अ पावर फैक्टर इज। ट्रांसफार्मर के अंदर हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी कब होगी हमारे पे, जब हमारे कॉस फाई यूनिटी रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन गाइस, ठीक है। कॉस फाई डिफाइन करते हैं हमारा टाइप ऑफ पावर, ठीक है, चाहे वो रिएक्टिव हो चाहे वो एक्टिव हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस फाई हम लोग ट्राई करते हैं कि यूनिटी मेंटेन करें, सो दैट हमारा जो रिएक्टिव पावर कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द आउटपुट ऑफ एलवीटीटी इज 5 volts at a displacement of 0.25 inches and the maximum deviation of output curve from the straight line through the origin is 0.006 volt, then the linearity is, ठीक है। linearity को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटेज linearity, it is equals to maximum deviations upon full scale value multiplied by
100 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो हमारा डेविएशन कितना आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है हमारे पास 0.006 0.00, ठीक है, 0.006 डिवाइड बाय फुल स्केल वैल्यू कितना है हमारे पास में 5 वोल्ट का, ठीक है, 5 वोल्ट का, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इसका जो वैल्यू बनता है गाइस वो 12% बनता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉमन इन्वर्टर एम्पलीफायर कलेक्टर लोड इज 4 किलो ओम्स एंड क्वोशंट करंट इज 1 मिली एम्पेयर्स, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग पॉइंट अगर वीसीसी हमारा 10 वोल्ट है तो, ठीक है, वीसीसी हमारे पास कितना बताया गया 10 वोल्ट और आईसी हमारे पास में 1 मिली एम्पेयर। ओके, तो यहाँ पे जब हमारा कलेक्टर लोड जो है आरसी जो है वो हमारा 4 किलो ओम्स का है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वीसीई विल बी इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, आईसी इंटू आरसी। तो वीसीसी का वैल्यू कितना है हमारे पास में 10, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया 10 वोल्ट्स माइनस आईसी का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1 मिली एम्पेयर, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 4 किलो ओम। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ गाइस, अगर इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, अगर आप 10⁻+3 करते तो इसका वैल्यू 1 बन जाता है। अब क्योंकि किलो के लिए हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई करने पड़ रहा है 10⁻3, और यहाँ पे मिली है, ठीक है, मिली एम्पियर्स को इसके लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻3। तो आप इसको लिखने के बजाय, ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, कितना, दैट मीन्स 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 4 का वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू बनता है 6 वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक तो ऑप्शन हमारे पास में आ गया 6 वोल्ट, ओके, दूसरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा 0.5 या फिर 1 मिली एम्पियर। देखिए सिंपल है, ठीक है, अगर एक ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास में जो वैल्यू पता करनी होती है, ठीक है, आईसी का और हमारा ऑपरेटिंग जो हमारा अभी वोल्टेज निकला है दैट मीन्स वीसी का, वो जो 6 वोल्ट है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, एक वैल्यू तो ऑलरेडी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर में कौन सा टाइप आता है, वो आता है उसमें स्ट्रेन गेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ये एक्चुअल स्ट्रेन गेज होता है गाइस, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका एक स्कीमेटिक भी मेंशन किया है, तो और रियल लाइफ आपको इमेज भी देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी थिन इसमें लाइंस रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेन गेज के लिए यह काम में आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये रजिस्टिव प्रेशर मेजरमेंट में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है पूछा गया। ग्राफाइट रॉड जो हम लोग एज ए मॉडरेटर करके यूज़ करते हैं क्या, हाँ, और जो कंट्रोल रॉड रहते हैं वो कैडमियम के रहते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन थे गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब भी कैडमियम रॉड जो है, ठीक है, उसको पुश करते हैं हम लोग रिएक्टर के अंदर, जो फ्यूजन रेट रहता है, फ्यूजन रेट, ठीक है, वो हमारा घट जाता है, और जब भी हम लोग उसको बाहर निकालते हैं तो फ्यूजन रेट हमारा इनक्रीज हो जाता है। उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्यूजन प्रोसेस है हमारी, फ्यूजन रिएक्शन की प्रोसेस जो है हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, उसको हम लोग बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राफाइट रॉड है उसको हम लोग मॉडरेटर करके यूज़ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए स्टेटमेंट के फॉर्म से, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है हालांकि। Next question is, in the dash view of Windows Explorer, one can see the miniature image of graphics and HTML files and the previews of file and content. Okay, आप देखिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आप YouTube पे देखते हो तो आप इसमें मेरी छोटी इमेजेस देखते हो, जहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन का लाइक कौन से डेट में पूछा गया था, तो ये क्या रहता है, ये जो प्रीव्यू रहता है उसको हम लोग कहते हैं थंबनेल गाइस। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, by dash instruction can be used to clear the content of register by XORing it with itself। ठीक है, हम लोग XRL इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके, ठीक है, उसके अंदर का कंटेंट है उसको क्लियर कर सकते हैं by XORing it with itself, खुद के साथ XOR करके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टीम जनरेटिंग सबसिस्टम इन द पावर प्लांट। ठीक है, स्टीम जनरेटिंग सबसिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसिस्टम वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि थर्मल पावर स्टेशन में ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें जो स्टीम जनरेटिंग सबसिस्टम की बात करें तो उसमें बॉयलर आता है, उसमें आता है इकोनोमाइजर और सुपर हीटर आता है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नहीं आता है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एटम ऑफ आर्सेनिक हैज अ डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन हम लोग काफ़ी कवर एग्जामिनेशन में जो हमारे सेशंस रहते हैं उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था आर्सेनिक हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारे डोनर टाइप का, दैट मीन्स एन टाइप का, उसी को हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 5। आपको मैंने बताया था डोनर टाइप और एक्सेप्टर टाइप, जिसको हम लोग एक्सेप्टर को पी टाइप कहते हैं और डोनर को एन टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं पेंटावैलेंट, और एक्सेप्टर को हम लोग कहते हैं ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट में हमारे पास में एक होल रहता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे एक इलेक्ट्रॉन्स की
हमारे पास डेफिशिएंसी रहती है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेंट है, जिसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये एग्जांपल्स तो ध्यान में रखना होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आर्सेनिक के अंदर कितने रहते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ एंड फॉस्फोरस, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्सेप्टर की बात करते हैं, बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम, इसमें हमारे पास 3 रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर बायसिंग बताइए, ये हमारे कलेक्टर फीडबैक बायस बताएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कलेक्टर से फीडबैक लिया गया। ठीक है, कलेक्टर फीडबैक बायसिंग है। ठीक है, इस तरीके से इसका एग्जैक्ट डिटेल इमेज मैंने आपको प्रोवाइड करके रखी, ये आपको एक एग्जामिनेशन में प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको बाइजिंग बताएगी और आपको इसका क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि कौन सा बाइजिंग है करके, इसलिए आपको जो इमेजेस आप देखते हो उसको आप अच्छी तरीके से देखना काफ़ी जरूरी है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इफ अ सेपरेट सर्किट इज टू बी इंस्टॉल्ड फॉर फैंस ओनली, द नंबर ऑफ फैंस इन द सर्किट शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी, कितने हम लोग पॉइंट्स को हम लोग एक्सीड नहीं कर पाते। अगर हम ला रहे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सेपरेट सर्किट में सिर्फ फैंस ही इंस्टॉल कर रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मैक्सिमम 10 पॉइंट ऑफ लाइट्स या फिर फैन, ठीक है, एज पर द आई रूल्स हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज 10। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 इलेक्ट्रोड थायरिस्टर। 4 इलेक्ट्रोड थायरिस्टर इनमें से कौन सा है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। ठीक है, SCS इसको हम लोग कहते हैं। काफी कबार इसका फुल फॉर्म भी बनता है। ठीक है, इसका स्कीमेटिक कुछ इस तरीके से रहता है, जहां पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड थायरिस्टर भी हम लोग इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, अगर हमारा फायरिंग एंगल अल्फा 30 डिग्री का है तो हमारा, और लोड प्योरली रेजिस्टिव है, तो हमारा कंडक्शन पीरियड कितना रहेगा। देखिए कंडक्शन पीरियड कितना रहेगा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना आता है 180। ठीक है, 180 माइनस 30 डिग्री विच इज 150 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कंडक्शन पीरियड, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज कंपेयर टू द क्वार्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट ऑब्टेन्ड इन द फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ स्ट्रेन गेज इज 4 टाइम्स। ठीक है, as compared to the quarter bridge configuration the output obtained in the full bridge configuration of a strain gauge is 4 times रहता है गाइस, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 और क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गेज का यहाँ पे स्कीमेटिक मैंने मेंशन करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कूलिंग ऑफ अल्टरनेटर, कूलिंग ऑफ अल्टरनेटर से रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट पूछे गए, तो कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है हमें पूछा गया। वाटर कूलिंग चीपर होती है हाइड्रोजन कूलिंग में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाइड्रोजन कूलिंग का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और जब हम लोग वाटर कूलिंग क्यों कंपेयर करते हैं एफिशिएंसी के साथ, दैट मीन्स अगर हम लोग कौन सा एफिशिएंट है अगर देखते हैं तो वाटर कूलिंग लेस एफिशिएंट रहता है हाइड्रोजन कूलिंग से। ठीक है, देखिए अब क्योंकि हाइड्रोजन कूलिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हमारा काफ़ी कॉस्टली रहता है, तो इसका जो एफिशिएंसी है कूलिंग का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, वाटर कूलिंग हालांकि लेस एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन कूलिंग, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Next question is what will be the current carrying capacity of a cable if the motor full load current is rated as 50 amperes। ठीक है, मोटर का फुल लोड करंट जो है वो 50 एम्पियर्स का है। ठीक है, और तो हमारा रेटेड कैरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए केबल का, अगर हम लोग 1.5 टाइम्स स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं तो 75 एम्पियर्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 एम्पियर्स करते हैं तो उसका 1.5 गुना ज़्यादा, तो 75 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 टर्मिनल्स ऑफ SCR नेम्ड एज। ठीक है, तीनों भी जो टर्मिनल्स रहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के, वो कौन से रहते हैं, SCR के एनोड, कैथोड और गेट। काफ़ी सिंपल है, एनोड, कैथोड और गेट, ये तो हम लोग काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी डिस्कस करते हैं। और अगर आपको एग्जामिनेशन में UPPCL या फिर UPRN ऐसा पूछ लिया कि ये आपको स्कीमेटिक बता दे एक्चुअल SCR का, और यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से गेट और कैथोड कौन सा रहता है, तो पहले रहता है कैथोड, एनोड और थर्ड टर्मिनल रहता है गेट। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बूस्टर इज अ डैश हुज फंक्शन इज टू इंजेक्ट और एड अ सर्टेन वोल्टेजेस इनटू सर्किट एज टू कंपनसेट फॉर द आयर ड्रॉप इन अ फीडर। फीडर के अंदर जो भी आयर ड्रॉप होता है हमारा, उसको कंपनसेट करने का काम कौन सा रहता है, डीसी जनरेटर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन पूछे गए, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं, डीसी मोटर नहीं, अल्टरनेटर नहीं, डीसी जनरेटर को हम लोग एक कॉम्पनसेशन करके भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ बूस्टर करके भी यूज़ कर सकते हैं इन अ फीडर। ठीक है, टू कॉम्पनसेट फॉर द आयर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएक इज यूज्ड इन वेरियस लेबोरेटरीज बेसिकली डैश। ठीक है, वेरिएक मतलब क्या होता है, अब ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, सिंपल है। ठीक है, आपने इस तरीके से गोल आपके लेबोरेटरीज में आपने वर्क किया होगा। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आप इसको 0 to, ठीक है, आप 230 वोल्ट 400 वोल्ट जितना भी उसका कैपेसिटी है वो आप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लेबोरेटरीज में, तो चाहे वो सिंगल फेज हो 3 फेज है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। वेरिएक जो यूज़ करते हैं हम लोग लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो वो हमारा वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं 0 से 230 वोल्ट लीनियर हमारा वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा रहता है, वो हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है गाइस। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए इस तरीके से ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस तरीके से वाइंडिंग किस तरीके से आप एक हमारे पास फिक्स नॉब रहते हैं जिसको हम लोग रोटेट करते हैं, तो यह पर्टिकुलरली ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से इंटरेस्टिंग इमेजेस को अगर देखना है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को पता करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों भी कोची फॉर एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के, ओके। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टेपिंग एंगल फॉर 3 फेज 24 पोल परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, ठीक है। स्टेपिंग एंगल अल्फा को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 360 अपॉन NP, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 3 फेजेस है और 24 पोल है, 360 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पोल्स कितने हमारे पास में 24 पोल्स है, ओके। यहाँ पे 1 या 2 आ जाएगा, 24 120 डिवाइडेड बाय 24 विल बी इक्वल्स टू 5 डिग्री, 5 डिग्री का एक स्टेप रहेगा। ध्यान में रखना होगा, स्टेपर मोटर का हमने स्टेप एंगल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ डेली मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ अ लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी का डेली मेंटेनेंस में क्या आता है, उसका विजुअल इंस्पेक्शन ही आता है, ओके। सिंपल है गाइस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चेक टर्मिनल्स, रिकनेक्ट वगैरह नहीं आता है, उसके अंदर आता है विजुअल इंस्पेक्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल मैग्नेटाइजिंग करंट इन द इंडक्शन मोटर इज अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द रेटेड करंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मोटर, ठीक है। टोटल मैग्नेटाइजिंग करंट जो रहता है इंडक्शन मोटर का वो अप्रोक्सीमेटली 25 to 40% रहता है, ठीक है। आपने इसलिए हम लोग कहते हैं काफ़ी बार कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग नो लोड के ऊपर रन नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो रेटेड लोड पे ही रन होना चाहिए, वो काफ़ी एफिशिएंट रहती है, ठीक है। उसके कारण नो लोड पे रन होने के कारण उसकी मैग्नेटाइजिंग करंट काफ़ी बढ़ जाता है और सिग्निफिकेंटली हमारा पावर ड्रॉप काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यूजेटी यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सिंपल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी और कौन से इससे रिलेटेड करता है ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहा है, काफ़ी कंसिस्टेंटली बेसिक से भी अगर अच्छी तरीके से फंडामेंटल्स क्लियर करते हो ना, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू देन आइडियल ट्रांसफार्मर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला गया आइडियल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ कोर इज यूनिटी है क्या, नहीं, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। नो लीकेज फ्लक्स, नो लॉसेज इन अ मैग्नेटिक सर्किट एंड नो लॉसेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक लॉसेज में हमारे पास कौन से रहते हैं, I² R लॉसेज भी हमारे कहीं नहीं रहते और मैग्नेटिक सर्किट में भी कोई लॉसेज नहीं रहते, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट के वगैरह। तो इसमें जो परमेबिलिटी ऑफ कोर इज यूनिटी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पावर एम्पलीफायर ऑपरेटेड फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी गिव्स एन आउटपुट ऑफ 3 वाट, फाइंड द मैक्सिमम कलेक्टर करंट इन द सर्किट, ठीक है। एक पावर एम्पलीफायर है जो ऑपरेट हो रहा है 12 वोल्ट बैटरी के साथ और जो प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट 3 वाट का, तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना आएगा हमारे सर्किट के अंदर, सिंपल है 3 डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे 12 विच इज इक्वल्स टू 250 मिली एम्पियर्स। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगर आप 3 डिवाइड बाय 250 भी 3 डिवाइड बाय 12 भी करते हो तो आपका जो वैल्यू बनता है गाइस, ठीक है, वो बनता है 0.25, जिसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 250 मिली एम्पियर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल स्विचेस आर यूज फॉर सर्किट ऑफ डैश वोल्टेजेस एंड डैश करंट कैपेसिटी, ठीक है। ऑयल स्विचेस जनरली हम लोग हायर वोल्टेज के लिए और लार्ज करंट कैपेसिटीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, स्विच गियर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू इकोनॉमिक कंसिडरेशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे क्वेश्चन जनरली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन करते हुए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 3 फेज 3 वायर से ही करते हैं, ठीक है, 3 फेज 3 वायर से भी करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द डिग्री ऑफ वैक्यूम इज इन द रेंज ऑफ, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर जो डिग्री रहती है वैक्यूम का वो काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बताया था 10⁻⁻7 to 10⁻5 टॉर के बीच में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जिन स्टूडेंट ने ट्रांसमिशन वाला बैच ज्वाइन किया होगा, ठीक है, जो कोर्स कंप्लीटली देख लिया होगा तो उनको काफ़ी सिंपल लगा होगा ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जो फंडामेंटल से ही क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिले थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी ऑफ अ डैश इज मैक्सिमम। इसमें से जो 4 ऑप्शंस बताए गए तो इसमें से कॉर्ड्स का जो रेजिस्टिविटी मैक्सिमम रहता है, देखिए यहाँ पे टंगस्टन का तो नहीं रहेगा, नाइक्रोम का भी नहीं रहेगा, ग्लास का अगर हम लोग कॉर्ड्स का कंपेयर करते हैं तो कॉर्ड्स का ही रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। देखिए अब फिर से हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है गाइस, जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड की थी एज इट इज वहाँ से पूछा गया, ठीक है। आप उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो सिंबल बताया गया ये कौन सा सिंबल है, ये हमारा 1 वे 3 पोल स्विच है, ओके। ये 1 वे 3 पोल स्विच है, इस PDF में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इन हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ये उसी दिन क्वेश्चन कवर कराया था हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था गाइस। मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करने का काम ये स्पिलवेज कर रहे थे। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स में अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड किया जाता है, ये क्या करता है एक्स्ट्रा वाटर को फ्लो कराने का काम कौन करता है, ठीक है,
ये करता है हमारा स्पिलवेज, इसको हम लोग कहते हैं स्पिलवेज। और किससे रिलेटेड है हमारा, ये हाइड्रो पावर स्टेशन से रिलेटेड है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पेनस्टॉक, हेडवर्क और सर्च टैंक इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो BH कर्व रहता है, ठीक है, वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल अगर आप देखते तो माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मुझे बताइएगा एयर एज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल का जो ये मीडियम यूज़ करना चाहते हैं तो उसका BH कर्व किस तरीके से रहेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप BH कर्व का सेशन जाके देख सकते हो, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लैडर लॉजिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गिवन सिंबल। ये जो लैडर लॉजिक में सिर्फ सिंबल ही गिवन है, काफी बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था। ये नॉर्मली क्लोज्ड है गाइस, ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है। ओके, नॉर्मली ओपन कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पल्वराइज कोल बॉयलर जनरेटेड अप्रोक्सीमेटली। एक पल्वराइजेशन क्या रहता है कोल का, देखिए कोल हमारे पास में से रॉ फॉर्म में रहते हैं इस तरीके से। ओके, तो पल्वराइजेशन मतलब क्या होता है, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट वो काफ़ी इफिशिएंटली और जल्दी से बर्न कर सके। तो जो पल्वराइजेशन रहते हैं कोल बॉयलर, दैट मीन्स पल्वराइज कोल बॉयलर जनरेट अप्रोक्सीमेटली डैश फ्लाई ऐश एंड डैश बॉटम ऐश रिस्पेक्टिवली। तो पल्वराइज कोल बॉयलर प्रोड्यूस करता है 80% फ्लाई ऐश और 20% बॉटम ऐश। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है सेशन का, ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चन काफ़ी कम बार देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपको पूछे जाते हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ ग्लोबल लेवल अबाउट डैश ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चर के लिए अराउंड 70% वाटर ये यूटिलाइज होता है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अ डिजायरेबल इन अ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिजायरेबल नहीं है, जो हमारा लो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं। लो ट्रांसफार्मर ऑयल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट होना चाहिए और लो इवेपोरेशन, स्टेटमेंट हमारे डिजायरेबल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज डिजायरेबल है, लेकिन लो थर्मल कंडक्टिविटी है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं। ऐसा हम लोग नहीं चाहते कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो हो। ओके, कार्बन लैम्प्स के अंदर जो डायमीटर रहता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का वो कितना रहता है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो वो ट्वाइस रहता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, वो 2 टाइम्स रहता है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसका डायमीटर के अगर हम लोग कंपेरिजन करते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉग मल्टीमीटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉर्म। ठीक है, इस तरीके से एनालॉग मल्टीमीटर को हम लोग वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि काफ़ी फंडामेंटल सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट ओहम। ठीक है, मिली एम्मीटर्स। ठीक है, वोल्ट ओहम मिली एम्मीटर्स, उसी का फुल फॉर्म है VOM। ठीक है, वॉर्म। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in induction motor the air gap power is an algebraic sum of। ठीक है, in induction motor the air gap power is an algebraic sum of rotor copper losses plus टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप। ठीक है, इंडक्शन मोटर के अंदर जो एयर गैप पावर रहता है, ठीक है, जो एयर गैप पावर रहता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग रोटर कॉपर लॉसेस को इंक्लूड करते हैं, जो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप होता है उसका भी एडिशन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ओवर ट्रांसमिशन लाइन द गैलोपिंग ऑफ और डांसिंग वाइब्रेशंस आर डैश फ्रीक्वेंसी एंड डैश एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है, ओवर ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड जो गैलोपिंग या फिर डांसिंग वाइब्रेशंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी रहते हैं और हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस रहते हैं गाइस। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस रहते हैं। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ इस तरीके से, ओके, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ इस तरीके से। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक, इसको तो आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखना होगा और इसको धीरे से भी समझाता हूँ मैं। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यूजिंग लिसाजेस पैटर्न फॉलोइंग द फिगर इज ऑब्जर्व। ठीक है, ये फिगर हमें देखने को मिली। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए सोल्यूशन के लिए बताई। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल अप्लाई किया गया हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट का, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट का सिग्नल अप्लाई कर दिया गया, हमने कोई भी सिग्नल हो सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज का। तो हमें पूछा गया कि हमारा जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है हमारा FV डिवाइड बाय FH इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, NH अपॉन NV। अब देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर करा देता हूँ, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। FV क्या होता है, ये होता है हमारे पास अननोन वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, अननोन वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हमें पता नहीं है। ठीक है, FH क्या होता है, ये होता है हमारी हॉरिजेंटल फ्रीक्वेंसी। आप नाम से भी देख सकते हैं, H मतलब हॉरिजेंटल और V मतलब वर्टिकल। और NH का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, NH होता है नंबर ऑफ कट्स ऑन हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल में कितने कट्स आ रहे, और NV मतलब क्या होता है, V मतलब क्या होता है वर्टिकल। ठीक है,
इस तरीके से NV/FH इज इक्वल टू NH बाय उल्टा होता है, यहाँ पे NV होता है। ओके, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कट्स कितने आ रहे हैं देखिए, देख सकते हैं ये मैंने वर्टिकल लाइन मारी और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे फर्स्ट कट आया हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट। और देखिए यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, दीज आर द फर्स्ट कट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। लिसाजिस पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ओके, समझिएगा ध्यान से जरूर, ठीक है। लिसाजिस पैटर्न अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी बताएगी, काफ़ी बेनिफिट्स है लिसाजिस पैटर्न से। अगर आपको एक क्वेश्चन काफ़ी कबार बनता है, ठीक है, कि इस तरीके से अगर आपको पैटर्न बन रहा है तो ये लिसाजिस पैटर्न कौन सा होगा, अगर आपको इस तरीके से पैटर्न है तो ये कौन सा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो कौन सा होगा, ठीक है, इस तरीके से लाइन है तो कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, ओके। अब देखिए वर्टिकल कट कौन से कितने हैं, एक फर्स्ट हो गया और सेकंड कट हो गया, सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी बताएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट की फ्रीक्वेंसी बताएगी, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू में पता करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर हम लोग डायरेक्टली वर्टिकली लिख लेते FV अपॉन FH का कितना बताया गया 30 हर्ट्ज का, करेक्ट। इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कट्स इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल में कितने कट है, ये फर्स्ट कट है और सेकंड कट है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो ये 1 आ जाएगा, ये 15 जा, ठीक है, तो 15 इंटू 6 विल बी इक्वल्स टू 90 हर्ट्ज, जिसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस विच इज ऑप्शन सी। इस तरीके से लिसाजिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क अगर आपको दिला देते हैं, अगर आपको फंडामेंटल फार्मूला और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है अगर आपको पता रहता है तो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। इसकी फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं आपको सेशंस में और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्विच गियर इक्विपमेंट, इसमें से कौन सा स्विच गियर इक्विपमेंट नहीं है, ऑटो ट्रांसफार्मर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर या फिर रिले। देखिए फ्यूज, स्विच, सर्किट ब्रेकर और रिले हमारे स्विच गियर के से रिलेटेड आते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा हो, अगर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू से आपको काफ़ी फायदा हो रहा होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी कम बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और हमारे कोचिफाई चैनल को भी उसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप उतना कर सकते हो तो काफ़ी हमें अप्रिशिएट करेंगे आपकी इस एक्टिविटी को, ओके। Next question is, in case of circuit breaker, the ratio of rise of restriking voltage is usually expressed in, rate of rise of restriking voltage किस में एक्सप्रेस किया जाता है, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड्स में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि RRRV, ठीक है, RRRV, ठीक है, किस में एक्सप्रेस किया जाता है, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड्स में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉल्स टर्न ऑन ऑफ अ SCR बाय लार्ज dV/dt कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग डैश विद SCR, ठीक है। फॉल्स टर्न ऑन जो होता है हमारा SCR का, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का, लार्ज dV/dt के कारण, तो उसको हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, स्नबर सर्किट इन पैरेलल, ठीक है। स्नबर सर्किट को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास में क्या रहता है, एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस रहता है और एक हमारा कैपेसिटर रहता है, ठीक है। इसके पैरेलल में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डैम्प सिचुएशन एल्यूमिनियम कोर केबल शुड नॉट बी टर्मिनेटेड इनटू ब्रास कनेक्शन, दिस विल क्रिएट अ इलेक्ट्रोलिसिस एक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन ये क्रिएट कर सकते हैं, तो ध्यान में रखने का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर डैम सिचुएशन है हमारे पास जहाँ पे मॉइस्चर होता है, वहाँ पे एल्यूमिनियम कोर केबल और को ब्रास कनेक्शंस के साथ हम लोग नहीं कर सकते, उसके कारण इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन हो सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, द फॉलोइंग स्टार्टर इज नॉट यूज फॉर स्टार्टिंग द इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के लिए हम लोग जनरली ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, डायरेक्ट डीओल स्टार्टर भी हम लोग जिसको कहते हैं, जिसका इनिशियल करंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी यूज़ करते हैं, स्टार डिलीटर स्टार्टर भी यूज़ करते हैं, लेकिन 2 पॉइंट स्टार्टर इज यूज फॉर जनरली डीसी मोटर, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से ट्रू और फॉल्स, दैट मीन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज बोला गया 3 फेज यूनिट ट्रांसफार्मर का ओवर द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बैंक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझिएगा, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बैंक हम लोग करते हैं या फिर 3 फेज यूनिट ट्रांसफार्मर का कहते हैं, इसमें से कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं होगा, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज डैमेज फेज वाइंडिंग कैन बी चेंज विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर 2 फेजेस। ये हमारा एडवांटेज एक, ठीक है, नहीं हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट अ वैलिड एडवांटेज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। मैंने आपको बताया था, देखिए 3 फेजेस को क्रिएट करना है तो आप 3 इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर बैंक्स को भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक सिंगल एक कंबाइंड हमारा एक ट्रांसफार्मर यूनिट भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट डिजायरेबल फॉर लैम्प फिलामेंट। लैम्प फिलामेंट से रिलेटेड इसमें से कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो है हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो ये थे गाइस हमारे कंप्लीट 150 क्वेश्चंस, ठीक है, जो अब यूपी आर्नल्ड के क्वेश्चन में पूछे गए थे, पेपर में पूछे गए थे। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसी तरीके से हम लोग इवनिंग शिफ्ट का भी जल्दी से जल्दी रिव्यू कराने की कोशिश करेंगे गाइस। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्विक टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। हमारे रिसेंट सेशन देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।